तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 2030 का सीन दिखाया जाता है जहां पर हेवन आई को एक यूनिवर्स नोटिफिकेशन मिलता है और फिर 3 दिनों की गहरी बातचीत के बाद ब्लू स्टार के सभी देशों ने उस यूनिवर्स मैसेज का रिप्लाई देने का फैसला किया। तो ब्लू स्टार के सभी देश मिलकर उस यूनिवर्स नोटिफिकेशन का रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन वो जैसे उस यूनिवर्स नोटिफिकेशन का रिप्लाई देते हैं तो ब्लू स्टार प्लेनेट की जो लोकेशन होती है उसके बारे में सभी को पता चल जाता है। इसलिए बहुत सारे मॉन्स्टरों ने आसमान को क्रैक करके ब्लू स्टार प्लेनेट के ऊपर अटैक कर दिया और हर तरफ तबाही मचा दी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। बहुत सारे मॉन्स्टरों ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। ऐसे में इंसानों से उन मॉन्स्टरों और विलुप्त होने से बचने के लिए इंसान सिर्फ यही कर सकते थे कि वो जिंदा रहने के लिए सेफ सिटी में जाकर छुप जाएं। और फिर कुछ इंसानों ने उस बाहरी एनर्जी से इफेक्ट ना होते हुए इंसानों के एक हिस्से ने इवॉल्व करना शुरू कर दिया। इवॉल्विंग के बाद उनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था उस स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कैसे किया जाए। और उसी टाइम 3 साइंटिस्टों ने मिलकर एक वर्चुअल गेम बनाया जिसका नाम स्काई इंपीरियल पैलेस था। इस वर्चुअल गेम के अंदर इंसान स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं और वो उसके थ्रू आराम महसूस कर सकती है। स्पिरिचुअल एनर्जी गेम की करेंसी बन गई जिसका यूज रियल लाइफ में भी किया जा सकता है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक करेंसी बन गई। इस तरह से इंसानों ने स्काई इंपीरियल पैलेस एरा में एंटर किया। इसे भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे आता है नॉर्मल सिटीजन जिनको गेम खेलने का कोई भी अधिकार नहीं है। इनके ऊपर आते हैं स्पिरिचुअल सिटीजन जो गेम खेलकर उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर सकती हैं। और फिर उसके ऊपर आते हैं मैनेजर और उसके ऊपर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और हाँ, इसके बाद जो वीडियो चलने वाली है वो मैंने 1 साल पहले रिकॉर्ड की थी, तो भैया आवाज में बहुत बड़ा वाला फर्क होने वाला है, तो मैनेज कर लेना और काम चला लेना। तो उस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक टेस्ट में बार बार फेल हो रहा होता है और फिर उसके पास में एक बंदा आता है जिसका नाम डॉक्टर मू होता है। वो उससे बोलता है कि जाओ कि तुम इस टेस्ट में 8वीं बार फेल हो रहे हो और तुम्हारे स्टूडेंट बेनिफिट भी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ने हटा दिए और तुम्हारे मेडिकल ट्रीटमेंट सब्सिडी भी वापस ले लिए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी सिस्टर की बीमारी के लिए ऑक्सीजन सोडियम के एक इंजेक्शन की जरूरत है जिसकी कीमत 7 लाख है जिसे तुम अफोर्ड नहीं कर सकते और तुम इस तरह से निराश मत हो। यूनियन यूनिवर्सिटी के एंट्र एग्जाम को पास करना 10,000 में से एक ही मौका होता है जिसे नॉर्मल ह्यूमन अचीव नहीं कर सकते। और हमें यहाँ से पता चलता है कि ज्याओकी यूनिवर्सिटी के एंट्र एग्जाम में बार बार फेल हो रहा होता है। डॉक्टर मू ज्याओकी से बोलता है कि तुम्हें अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें एक नॉर्मल सिटीजन बनना चाहिए, इस तरह से तुम्हारी लाइफ इतनी टफ नहीं होगी। ज्याओकी कहता है कि कभी नहीं, मेरे पास एक दिन का और टाइम बचा है, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। डॉक्टर मू एक गहरी सांस लेता है और ज्याओकी के सामने एक पेन किलर रख देता है और ज्याओकी से बोलता है कि ये एक लेफ्ट ओवर पेन किलर है जिसे लोगों ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। ये तुम्हारे सिस्टर के दर्द को कम कर सकता है, इसे ले लो। ये बोल के डॉक्टर मू वहाँ से जाने लगता है। ज्याओकी उससे बोलता है कि डॉक्टर मू हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद ज्याओकी इस पेन किलर को उठा लेता है और बेड की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी सिस्टर रो रही होती है। ज्याओकी उसके पास में जाता है और उससे बोलता है कि रोना बंद करो और वो पेन किलर उसे दे देता है। और फिर ज्याओकी मन में सोचता है कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एग्जाम का लास्ट दिन होता है। ज्याओकी एक गेमिंग हेलमेट पहन लेता है जिससे वो गेमिंग वर्ल्ड में जा सकता है। ज्याओकी मन में सोचता है कि मुझे हर हालत में पास होना ही होगा और फिर वो गेम को स्टार्ट कर देता है जिससे वो गेमिंग वर्ल्ड में आ जाता है। और फिर हम गेमिंग वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बंदों के सिर के ऊपर उनके लेवल्स और उनके नाम लिखे होते हैं। वो बोलते हैं कि जल्दी करो, स्कूल की ब्यूटी ने एक टीम बनाई है और उसमें लास्ट स्लॉट बचा है और उस टीम के आगे बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और फिर हम उसी ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जिसका नाम लैन किनजी होता है और उसकी गेम की आईडी का नाम क्लियर सॉन्ग डांसर होता है और हम इसको रियल लाइफ और गेमिंग वर्ल्ड में दोनों में सॉन्ग बुलाएंगे। और फिर हम इस टीम के दूसरे मेंबर को देखते हैं जिसका नाम गाओमिंग होता है और तीसरे का टाइटन। सॉन्ग बोलते हैं कि हमारी टीम में एक स्लॉट बचा है, हमें एक ग्रेट स्वॉर्डमैन चाहिए। टाइटन सॉन्ग से बोलता है कि एक ग्रेट स्वॉर्डमैन को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक सस्ती हैवी स्वॉर्ड भी $5,000 की आती है जिसे गरीब लोग कभी नहीं खरीद सकते। ये सुनकर गाओमिंग बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो हमें अपनी टीम में एक क्लोज कॉम्बैट वाला बंदा चुनना चाहिए। सॉन्ग उन दोनों से बोलते हैं कि नहीं, हमें एक ग्रेट स्वॉर्डमैन ही चाहिए क्योंकि वही बॉस के डिफेंस को तोड़ सकता है। और तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ज्याओकी आ जाता है जिसका लेवल 12 होता है और उसकी गेम की आईडी का नाम लीवर एम्परर होता है। उसे देखकर वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि देखो उसका लेवल 12 है और उसके पास में गोल्डन कलर की स्वॉर्ड है, वो कितना लग्जरी है। सॉन्ग ज्याओकी को देखकर मन में सोचने लगते हैं कि ये हमारी टीम के लिए बिल्कुल सही है और सॉन्ग ज्याओकी को एक वॉइस मैसेज सेंड करती है, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे? जिसे देखकर ज्याओकी मन में सोचने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये मुझे इनवाइट करेगी। ज्याओकी उसके इनवाइट को एक्सेप्ट कर देता है। इसके बाद वो चारों अनोलेस फायर में टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं जहाँ पर
पर उनके हर तरफ लावा था और उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि बेवकूफ इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की। सॉन्ग सभी से बोलते है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक और डिफेंस सावधानी से करना होगा और कोई भी अलग मत जाना। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से फायर निकालकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। टाइटन अपनी शील्ड आगे करके अपनी टीम को प्रोटेक्ट करता है और तभी सॉन्ग अपनी बो में एरो लोड करके उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है, जिससे उस मॉन्स्टर की एचपी 56,000 रह जाती है। सॉन्ग चिल्ला के जियाओकी से बोलते हैं कि लिवर एम्परर, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से इस मॉन्स्टर के डिफेंस को तोड़ दो। जियाओकी आगे से बोलता है कि ठीक है और वो अपनी गोल्डन स्वॉर्ड लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओकी की स्वॉर्ड जैसे उस मॉन्स्टर के साथ में लगती है तो उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और उस मॉन्स्टर की सिर्फ 5 एचपी कम होती है। इसे देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और गाओमिंग बोलते हैं क्या ये लकड़ी की स्वॉर्ड है और इसने गोल्डन कलर कर रखा था। सॉन्ग वन में सोचने लगते हैं कि इस कमीने की लुक जियाओकी की तरह सिमिलर क्यों लग रही है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह में फायर इकट्ठा करते हुए उनसे बोलता है तुम बेवकूफ इंसानों ने मुझे ऑफेंड किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को जलाकर राख कर दूंगा। टाइटन उस मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए अपनी शील्ड आगे कर लेता है और बोलता है कि सभी लोग सावधान हो जाओ, ये मॉन्स्टर अपना अल्टीमेट मूव चलने वाला है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से बहुत सारी फायर निकाल के उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी लोग घायल हो जाते हैं। गाओमिंग बोलते है कि अगर मैं यहाँ पर किल होता हूँ तो मेरा सारा सामान यहीं पे गिर जाएगा। टाइटन बोलता है कि अगर मैं इस टेस्ट में फेल होता हूँ तो मुझे रियल लाइफ में जाकर पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। सॉन्ग जियाओकी की तरफ देखकर बोलते हैं कि ये सब इस झूठे के कारण हो रहा है। जियाओकी वैसे ही बैठा होता है। वो बोलते हैं क्या मुझे आखिरी मौका भी नहीं मिलेगा? स्काई इंपीरियल पैलेस के टेस्ट एग्जाम में एक बार फेल होने का मतलब है कि हम पूरी लाइफ में फेल हो चुके हैं और बस हम एक नॉर्मल सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन फिर मैं मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवा पाऊंगा और अपनी सिस्टर का इलाज कभी नहीं कर पाऊंगा। और वो जोर से चिल्ला के बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से अपनी किस्मत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उसी टाइम जियाओकी के सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि कोड का मिलान हो गया है, चीटिंग सिस्टम भेजा जा रहा है। और फिर जियाओकी के सामने एक चीटिंग सिस्टम गर्ल आ जाती है जो जियाओकी से बोलती है कि लॉर्ड तुम्हारे खेलने के लिए कुछ वेपन चुनते हैं। जियाओकी उससे बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक वायरस हो और क्या तुम सच में एक चीटिंग सिस्टम हो। वो सिस्टम गर्ल जियाओकी की बात का जवाब नहीं देती। वो बोलते है कि लॉर्ड तुम बो चूज करोगे या फिर चाबुक। और फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने सॉन्ग को अपने पंजे के नीचे दबा कर रखा होता है। वो सभी बोलते हैं कि प्लीज हमें कोई बचाओ, हम सभी इस टेस्ट में फेल नहीं होना चाहते। और तभी उस मॉन्स्टर को एक एरो आकर लगता है और उस मॉन्स्टर को एक ही शॉट में किल कर देता है। और हम देखते हैं कि ये एरो जियाओकी ने शूट किया होता है। वो अपने बो को हवा में उठाकर बोलता है कि ये सिस्टम गर्ल तो बहुत ज्यादा अच्छी है। वो तीनों जियाओकी को देखकर हैरान होते हैं। टाइटन बोलता है कि अच्छा ये प्रो प्लेयर है लेकिन नोब की तरह खेलता है। गाओमिंग बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सॉन्ग बोलते है कि इसके पास में तो पर्पल ग्रेड का वेपन है, ये मिलियंस रुपए का आता है। और फिर जहाँ पर वो मॉन्स्टर किल हुआ था वहाँ पर 4 ट्रेजर बॉक्स आ जाते हैं। वो तीनों उन ट्रेजर बॉक्स को देखने लग जाते हैं। टाइटन बोलता है कि मैंने सुना है कि बॉस से हमें जो ट्रेजर बॉक्स मिलते हैं उनमें से हमें पर्पल ग्रेड वेपन मिल सकते हैं, अब हम अमीर हो जाएंगे। गाओमिंग बोलता है कि फाइनली अब मुझे नए वेपन और इक्विपमेंट मिल सकते हैं। सॉन्ग बोलते हैं कि मुझे तो लिवर एम्परर जैसा ही पर्पल ग्रेड बो चाहिए। ये तीनों ऐसा बोल ही रहे होते हैं तभी जियाओकी इन लोगों के ऊपर एरो शूट कर देता है और इन लोगों को घायल कर देता है। गाओमिंग बोलता है कि कमीने तुम इन सभी ट्रेजर बॉक्स को लेना चाहते हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। टाइटन बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, तुम लोअर शहर से वही कचरे जियाओकी हो ना। जियाओकी उससे बोलते है कि हाँ मैं वही हूँ और लिवर एम्परर बस मेरा टाइटल है। ये सुनकर सॉन्ग मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये वही कमीना है। और फिर जियाओकी उन सभी ट्रेजर बॉक्स को वहां से लेकर जाने लगता है और बोलता है ठीक है फिर मैं इन सभी ट्रेजर बॉक्स को लेकर जा रहा हूँ, गुड बाय। और फिर वो वहां से चला जाता है। टाइटन सॉन्ग से बोलता है कि उसने हमें इस एग्जाम को पास करने में हेल्प की, इसलिए वो इस ट्रेजर बॉक्स को लेकर जा सकता है। सॉन्ग बोलते है कि वो बहुत ज्यादा कमीना है। इसके बाद हम जियाओकी को देखते हैं जो पास हो जाता है और उसको कार्ड मिल जाता है। जियाओकी अपना गेमिंग हेलमेट उतार के बोलता है कि फाइनली मैं इस एग्जाम में पास हो गया, अब मैं यूनियन यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। और तभी उसके मुंह पर एक छोटा सा गुड्डा आकर लगता है और बेड पे से उसकी सिस्टर उससे बोलते है कि जियाओकी मुझे टॉयलेट जाना है, इसलिए मुझे उठाकर टॉयलेट लेकर जाओ। और भाई लोग ये इसलिए बोल रही है क्योंकि इसके पैर काम नहीं करते और ये व्हील चेयर का यूज करती है और जियाओकी इसके पैरों की बीमारी ठीक करना चाहता है और इसका नाम मैक्सी है। और ये जियाओकी की असली सिस्टर नहीं है। अगर फ्यूचर में इन दोनों के बीच में कुछ होता है तो मेरे को मत बोलना। जियाओकी मैक्सी को टॉयलेट करवाने के लिए उठाकर लेकर आया होता है। जियाओकी मैक्सी से बोलता है कि डिनर टाइम हो गया है, तुम खाने में क्या पसंद करोगी। मैक्सी बोलते है कि जब मैं टॉयलेट का यूज करती हूँ तब मेरे सामने खाने की बात मत किया करो। इसके बाद मैक्सी टॉयलेट कर लेती है। मैक्सी टॉयलेट करने के बाद वहीं पर बैठी होती है क्योंकि वो खुद तो चल नहीं सकती। और तभी जियाओकी अपनी शर्ट उतारने लगता है। उसे देखकर मैक्सी उससे बोलते है कि जियाओकी आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। जियाओकी अपनी शर्ट उतारने के बाद मैक्सी की तरफ देखता है जिसे देखकर मैक्सी डर जाती है और चिल्ला के बोलते है कि जियाओकी तुम ये क्या कर रहे हो।
ज्याओकी अपनी शर्ट को बाल्टी के अंदर डाल देता है और मैक्सी से बोलते हैं कि मेरे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैं इसे चेंज कर रहा था। और वो मैक्सी के सिर के ऊपर मार के बोलता है कि आखिर तुम क्या सोच रही थी। इसके बाद ज्याओकी मैक्सी को व्हील चेयर के ऊपर बैठा देता है और मैक्सी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैरों के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन लेकर आऊंगा, फिर तुम्हें व्हील चेयर की कोई जरूरत नहीं होगी। मैक्सी ज्याओकी से बोलते है कि तुम्हारे पास मेडिसिन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे दिलासा देना बंद करो और तुम हार मान लो। ज्याओकी दूसरी शर्ट पहनकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर मैक्सी बोलती है मैंने तुम्हें थोड़ा सा क्या कह दिया, तुम यहाँ से भागना चाहती हो। ज्याओकी मैक्सी से बोलते है कि मैं भाग नहीं रहा, मैं ब्लैक मार्केट जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर कुछ बेचना चाहता हूँ, अगर तुम लकी हुई तो मैं तुम्हारे मेडिसिन बिल को भी कवर कर लूंगा। इसके बाद हम ज्याओकी को देखते हैं जो ब्लैक मार्केट जा रहा होता है और वो बोलता है कि ये गेम पिछले 300 सालों से बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट है, इस गेम को खेलकर हम पैसे कमा सकते हैं और लड़कियों से शादी भी कर सकते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं आया है। और ज्याओकी बोलता है कि मैं ट्रेजर बॉक्स को खुद खोलने का रिस्क नहीं ले सकता, अगर मुझे इनमें से कुछ भी नहीं मिला तो मैं मैक्सी के लिए मेडिसिन कैसे लूंगा। ब्लैक मार्केट में अनओपन ट्रेजर बॉक्स की कीमत बहुत ज्यादा है। इसके बाद ज्याओकी एक शॉप पे जाता है और बोलता है कि हेलो मैडम, बिजनेस करने का टाइम आ गया है। और फिर हम फेरी फेरी डिवाइस की डीलर को देखते हैं जिसका नाम लेडी वैंग होता है। वो ज्याओकी से बोलते हैं कि लड़के तुम फिर से आ गए, तुम वीक में एक बार कुछ न कुछ बेचने के लिए आते हो, तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। ज्याओकी बोलते है कि हाँ मुझे पैसों की जरूरत है। लेडी वैंग बोलती है बताओ फिर तुम इस बार क्या बेचना चाहते हो। ज्याओकी एक कार्ड निकाल के बोलते है कि मैं ट्रेजर बॉक्स बेचना चाहता हूँ और इस कार्ड के अंदर वो 4 बॉक्स होते हैं जो पिछले एपिसोड में ज्याओकी ने चुराए थे। ज्याओकी की बात सुनकर लेडी वैंग बोलते है क्या ट्रेजर बॉक्स, तुम्हारे पास किस तरह के ट्रेजर बॉक्स हैं। ज्याओकी उस कार्ड को एक डिवाइस के अंदर डाल देता है जिससे वो डिवाइस उनको होलोग्राफिक में 4 ट्रेजर बॉक्स दिखाता है। उन ट्रेजर बॉक्स को देखकर लेडी वैंग हैरान हो जाती है और बोलते है कि सी क्लास ट्रेजर बॉक्स, वो भी 4 तुम्हें ये कहाँ से मिले। ज्याओकी लेडी वैंग से बोलता है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मुझे ये कहाँ से मिले। मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग सी क्लास ट्रेजर बॉक्स की कीमत 1 लाख स्काईनेट कॉइन है, इसलिए मुझे 4 ट्रेजर बॉक्स के बदले में 4 लाख चाहिए। ये सुनकर लेडी वैंग बोलते है कि ये कीमत सांगयोंग डायनेस्टी के अंदर है, तुम इन ट्रेजर बॉक्स को यहाँ पर इतनी हाई प्राइस में नहीं बेच सकते। ज्याओकी अपना ट्रेजर बॉक्स वाला कार्ड वापस ले लेता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है फिर मैं इनको वहीं पर जाकर बेच दूंगा। लेडी वैंग भागती हुई आती है और ज्याओकी को रोक लेती है और बोलते है कि तुम चिंता मत करो, मैंने कब बोला कि मैं तुमसे ट्रेजर बॉक्स नहीं खरीदने वाली। लेडी वैंग ज्याओकी से कसकर चिपक जाती है और ज्याओकी चिल्ला के बोलता है कि नहीं मुझे बस पैसे चाहिए। और वो लेडी वैंग को अपने से दूर करके बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरा टाइम खराब मत करो, और वैसे भी मैं थक गया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कैसे कर सकता हूँ। लेडी वैंग बोलते है कि ठीक है फिर मैं पैसे लाने के लिए किसी को कॉल करती हूँ। और वो कॉल करके बोलते कि हेलो मिस्टर गाओमिंग, तुम्हें जो 4 ट्रेजर बॉक्स चाहिए वो मेरे पास है, जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। और फिर हम कॉल के दूसरी तरफ मिस्टर गाओमिंग को देखते हैं और ये वही एपिसोड 1 वाला बंदा होता है जहाँ पर ज्याओकी इन तीनों को एरो मारकर वहाँ से ट्रेजर बॉक्स चुरा कर भाग गया था। गाओमिंग बोलता है कि फाइनली ये कमीना बाहर आ ही गया। और गाओमिंग लेडी वैंग से बोलता है मिस वैंग तुम इस कमीने के ऊपर नजर रखना, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। इसके बाद गाओमिंग अपनी जैकेट पहनकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि कमीने ज्याओकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, मैं तुम्हें बहुत गंदी मौत मारूंगा। इसी एपिसोड की स्टार्टिंग में उस शॉप की बॉस मिस्टर गाउ से बात कर रही होती है कि इसको इन चेस्ट के बदले में 1 लाख रुपए देकर इसका काम नक्की करो, और इसके पास पता नहीं सी क्लास चेस्ट कहाँ से आ गई, ये इनके लायक भी नहीं है। ज्याओकी उस लड़की के पीछे आकर बोलता है कि तुम किससे बात कर रही हो। इसके बाद में वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ज्याओकी ने उस लड़की के साथ में क्या किया वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद में व्यू चेंज होता है। इसके बाद हम ज्याओकी को देखते हैं जिसने अपना रूप बदल लिया होता है और वो मिस्टर ग्याओ का वेलकम करता है। बाद मिस्टर ग्याओ बोलता है कि तुम्हारी बॉस कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो ज्याओकी बोलता है कि हमारा कस्टमर यहाँ से भाग गया था तो वो उसका पीछा कर रही है। इसके बाद मिस्टर ज्याओकी बोलता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि उस पे नजर रखना, तुम लोग बहुत ही ज्यादा कच्चे हो। इसके बाद ज्याओकी बोलता है कि हमें इसके लिए माफ कर दो। बाद ज्याओकी मिस्टर ग्याओ को एक एरो दिखाता है, वो बोलता है कि उस कस्टमर ने हमें बस एक ही इक्विपमेंट दिया है और इसकी कीमत बॉस ने बताया कि आप ही लगाओगे, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत आपको पहले देनी पड़ेगी। इसके बाद मिस्टर ग्याओ ज्याओकी को एक कार्ड देते हुए बोलता है कि ये तो पुराना रूल है कि पैसे पहले देने पड़ेंगे, जल्दी से कार्ड लगाओ और पैसे निकाल लो। इसके बाद वो मन में सोचता है कि इस एरो को लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, अगर इसका प्रपोजल मैं गॉड लेडी के पास में लेकर जाऊँ तो वो मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगी। इसके बाद ज्याओकी उसका कार्ड लेकर मशीन में लगा देता है और वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और मैं इसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाऊंगा अगर तुम इसे खरीदना चाहती हो। लेकिन ज्याओकी से गलती से एक और जीरो ऐड हो जाती है जिसके बाद वो कीमत 10 लाख रुपए हो जाता है और वो पेमेंट हो भी जाती है। इसके बाद मिस्टर ग्याओ बोलता है कि बस 10 लाख, ये कीमत तो बहुत ही ज्यादा कम है, शायद तुम लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया होगा। इसके बाद ज्याओकी बोलता है कि हाँ हमने तुमको डिस्काउंट दिया है। इसके बाद मिस्टर ग्याओ बोलता है कि तुम्हारी
शक्ल देखी देखी सी क्यों लगती है। इसके बाद ज्योकी बोलता है कि सर आप बहुत ही ज्यादा भुलक्कड़ हो, पिछली बार आपने मुझे शॉप में देखा तो था। इसके बाद मिस्टर ग्याओ बोलता है क्या सच में। इसके बाद ज्योकी उसको चेयर पे बिठाते हुए बोलता है कि आप थोड़े से टाइम के लिए रेस्ट कीजिए, मैं बॉस को बुला कर लाता हूँ। इसके बाद मिस्टर ग्याओ को एक आवाज सुनाई देती है, तो वो बोलता है कि ये आवाज किस चीज की है। तो ज्योकी बोलता है कि अरे नहीं, ये इसको आवाज कैसे सुनाई देगी। इसके बाद मिस्टर ग्याओ खड़ा होकर देखता है तो उसने उस शॉप की ओनर को बांध कर रखा होता है। इसके बाद मिस्टर ग्याओ बड़े ही गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। ज्योकी मिस्टर ग्याओ से बोलता है कि तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम अपने बॉडीगार्ड से मुझे पकड़वाना चाहते थे। इसके बाद मिस्टर ग्याओ बोलता है कि मैं अपने बॉडीगार्ड को कभी भी साथ में नहीं लेकर आता। इसके बाद ज्योकी बोलता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, और वो मिस्टर ग्याओ पे अटैक करने लगता है। इसके बाद मिस्टर ग्याओ ज्योकी का पंच रोक देता है और उससे बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुमसे ना हो पाएगा। इसके बाद में वो ज्योकी का हाथ मरोड़ देता है। इसके बाद ज्योकी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इससे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। इसके बाद मिस्टर ग्याओ ज्योकी को उठाकर दीवार के साथ में लगा देता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा हाथ टूट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। इसके बाद ज्योकी बोलता है कि मैंने तो तुम्हारी लेवल बढ़ाने में मदद की थी ना। तो मिस्टर ग्याओ बोलते है कि तो क्या मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं। इसके बाद ज्योकी मन में सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं मैं इससे नहीं बच सकता, ये बंदा मुझे अपने एक ही हाथ से मार देगा, मुझे कुछ न कुछ करना होगा वरना मैं मर जाऊंगा। इसके बाद ज्योकी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। इसके बाद अचानक से उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि होस्ट डेंजर में है, इसलिए ऑफलाइन मोड शुरू किया जा रहा है। इसके बाद ज्योकी का ऑफलाइन मोड शुरू हो जाता है और उसमें लगातार वार्निंग दी जा रही होती है। इसके बाद में रेकी वैल्यू नाम की चीज डाउनलोड होने लगती है और वहाँ पर एक बहुत ही तकड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इफेक्ट से मिस्टर ग्याओ दूर जाकर गिरता है और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ग्याओ बोलता है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके बाद में ज्योकी उसको एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि अब मेरे पंच का मजा लुटो। इसके बाद में ज्योकी बोलता है कि अब बदला लेने का टाइम आ गया है। इसके बाद ज्योकी मिस्टर ग्याओ से बोलता है कि तुम लोग माफी के लायक नहीं हो, लेकिन तब भी वहाँ पे दो गार्ड आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि देखो वो वहाँ पर हमला कर रहा है। इसके बाद ज्योकी बोलता है क्या ये तो पेट्रोल गार्ड है, और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि आज तुम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा लकी है। इसके बाद ज्योकी वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर आ जाता है और वो मन में सोचता है कि तुमने मेरा हाथ तोड़ा, इसके लिए 1 मिलियन काफी है। इसके बाद ज्योकी मैक्सी से बोलता है कि मैं घर पर आ गया, लेकिन हम देखते हैं कि मैक्सी गेम खेल रही होती है। इसके बाद मैक्सी गेम खेलते हुए गेम की अपोनेंट को बोलती है कि बाई युआंग मैं तुम्हें हरा दूंगी और लुफू कंट्री की एम्बेसडर बन जाऊंगी। इसके बाद बाई युआंग मैक्सी से बोलते है कि तुम अपना टाइम खराब कर रही हो, क्योंकि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी, क्योंकि मैं अपने ब्लड को अनलिमिटेड टाइम तक हील कर सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बाई युआंग की एचपी फिर से फुल हो जाती है। इसके बाद मैक्सी बोलते है कि मैं इसको जितना भी डैमेज देती हूँ ये उससे 2 गुना स्पीड से खुद को हील कर लेती है, इसलिए इसे फाइट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास कोई लेजेंडरी वेपन होता तो मजा आ जाता। इसके बाद मैक्सी के सिस्टम पर एक मैसेज आता है जिसमें उसको एक गिफ्ट सेंड किया होता है ज्योकी ने, जिसे मैक्सी एक्सेप्ट दबा देती है और उसके हाथ में एक वेपन आ जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि ज्योकी ने पहली बार मुझे कोई चीज बेची है। इसके बाद मैक्सी बोलते है कि ये तो लेजेंडरी ग्रेट असोल्ट जेम वेपन है। इसके बाद मैक्सी उस वेपन का यूज करने लगती है और उसके चारों तरफ बहुत सारी लाइटनिंग आने लगती है, जिसके बाद मैक्सी बाई युआंग से बोलती है कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इससे बचती हो या नहीं। इसके बाद बाई युआंग के पसीने छूटने लगते हैं और वो डरते हुए बोलती है कि क्या ये एक मैजिकल वेपन है। इसके बाद वो अटैक जाकर सीधा बाई युआंग को लग जाता है और उसका आलू फ्राई हो जाता है। इसके बाद बाई युआंग मैक्सी से बोलती है कि मैं तुमसे बदला लूंगी। इसके बाद मैक्सी लूफी कंट्री के एम्बेसडर बन जाती है, जिसके बाद उसके पीछे बहुत ही बड़ा उसका पुतला आ जाता है। जिसके बाद मैक्सी बोलती है कि इसका पूरा क्रेडिट ज्योकी को जाता है, मैं ऑफलाइन जाकर उसको थैंक्स बोलने वाली हूँ। इसके बाद मैक्सी गेम से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो ज्योकी से बोलती है कि अरे तुम आ गए, जल्दी से मेरे पास आओ और मेरे गले लग जाओ और मुझे किस करो और मेरी लातें उठा लो, आई मीन मुझे उठा लो। इसके बाद ज्योकी सस्ती सी एक्टिंग करता हुआ बोलता है कि मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, जल्दी से मेरी मदद करो। इसके बाद मैक्सी भी परेशान हो जाती है और वो जल्दी से पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हो गया। इसके बाद मैक्सी ज्योकी से बोलती है कि मुझे डराओ मत। जिसके बाद ज्योकी बोलता है कि रुको रुको, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद ज्योकी मैक्सी को एक कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि मैं बाहर गया था और मैं एक जैकपॉट जीत गया, अब हमारे पास पैसा ही पैसा है, अब मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन खरीद सकता हूँ और तुम अब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके बाद मैक्सी रोने लगती है और वो बोलती है कि ये सब मेरी गलती है। जिसके बाद ज्योकी उसको गले
से लगा लेते हैं, जिसके बाद मैक्सी बोलते है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरे कारण हो रहा है। जिसके बाद जियोकी बोलता है कि अरे कोई ना, ये सब होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद जियोकी अपने हाथ पर पट्टी कर लेता है, जिसके बाद मैक्सी बोलते है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की सच में जरूरत नहीं है। जिसके बाद जियोकी बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी और अपने डॉक्टर की दवा काम करती है। इसके बाद जियोकी गेम खेलने लगता है, जिसके बाद मैक्सी बोलते है कि क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मरने का डर नहीं है। जिसके बाद जियोकी उसकी बात को इग्नोर करके बोलता है कि मैं प्रमोशन के लिए लेट हो रहा हूँ और तुम देखो कि प्लेसमेंट टेस्ट भी शुरू होने वाला है। इसके बाद मैक्सी जियोकी को पीछे से आकर गले से लगा लेती है। जिसके बाद मैक्सी बोलते है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये बात मुझसे कैसे छुपाई। जिसके बाद जियोकी बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर गाओ क्लियर सॉन्ग डांसर के लिए एक वेपन लेकर आया होता है जो उसने जियोकी से खरीदा था। इसके बाद मिस्टर गाओ क्लियर सॉन्ग डांसर को प्रपोज करते हुए वो गिफ्ट देने लगता है। इसके बाद मिस्टर गाओ क्लियर सॉन्ग डांसर को वो गिफ्ट खोल के दिखाता है जिसमें वो वाला वेपन होता है। इस वेपन को देखकर बाकी सभी लड़कियां बात करने लगती हैं कि ये वेपन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती। इसके बाद वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो क्लियर सॉन्ग डांसर से बोलते हैं कि जल्दी से उसे जवाब दो और उसे गले लगा लो। तभी उनके बीच में से एक आवाज आती है कि जल्दी से उसे किस कर दो। इस आवाज को सुनकर क्लियर सॉन्ग डांसर बोलते हैं कि ये आवाज तो सुनी सुनी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आवाज किसी की नहीं बल्कि जियोकी की होती है, जो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि उसे किस करो किस करो। इसके बाद मिस्टर गाओ बोलता है कि हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर बहुत ही ज्यादा गुस्से में जियोकी की तरफ देखती है और बोलते है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर मिस्टर गाओ से बोलते है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद मिस्टर गाओ बोलते है कि आखिर वो कौन है। इसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर जियोकी की तरफ इशारा करते हुए बोलते है कि वो वहाँ पर है। इसे देखकर मिस्टर गाओ बोलता है कि ये कमीना। इसके बाद मिस्टर गाओ जियोकी से बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और बाकी लोग भी जियोकी की बेइज्जती करने लगते हैं कि ये कितना बेशर्म है, इसने दूसरे की बंदी को पटा लिया। जियोकी मन में सोच रहा होता है कि क्लियर सॉन्ग डांसर ने मुझे अपने कवर के रूप में यूज किया और मिस्टर गाओ के साथ में मेरे संबंध पहले से ही खराब है, तो इसलिए उसको समझाना भी बेकार होगा और उसके पास में जो एरो है उसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद जियोकी के पास अचानक से एक लड़की आ जाती है और वो लड़की जियोकी से बोलती है कि उससे फाइट करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद जियोकी मन में सोचता है कि अरे ये क्या, ये वायरस फिर से सामने आ गया। इसके बाद वो लड़की जियोकी से बोलती है कि मैं कोई वायरस नहीं हूँ, मैं तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। इसके बाद जियोकी बोलता है कि ये बात तो है कि इसे कोई भी नहीं देख सकता, इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। जिसके बाद जियोकी के सिस्टम पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्लियर सॉन्ग डांसर का फेक बॉयफ्रेंड बनना है। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसको प्राइमरी हील मिलेगा। जिसके बाद जियोकी बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सही है, मैं जॉब करने से पहले हील करना सीख लूंगा। इसके बाद वो सिस्टम बोलते है कि जब तक तुम्हारे स्कोर ज्यादा रहेंगे जब तक तुम्हें रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। इसके बाद मिस्टर गाओ जियोकी की तरफ इशारा करते हुए क्लियर सॉन्ग डांसर से बोलता है कि क्या ये वही बंदा है जिसको तुम पसंद करती हो, ये सिर्फ एक कमीना है। इसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर मन में सोच रही होती है कि आखिर ये जियोकी पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, क्या ये इसलिए क्योंकि जियोकी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसके बाद जियोकी क्लियर सॉन्ग डांसर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलता है कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। जिसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर मन में सोच रही होती है कि अबे कमीने, ये तो देख ले तुमने हाथ कहाँ पर रखा हुआ है, जल्दी से इसे उठा। इस सीन को देखकर मिस्टर गाओ का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू ही है। इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो जियोकी की तरफ एक एरो शूट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एरो बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा होता है। इसके बाद जियोकी क्लियर सॉन्ग डांसर के आगे खड़ा हो जाता है। जिसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर मन में सोचते हैं कि ये इस एरो को ब्लॉक करके मुझे बचाना चाहता है। मिस्टर गाओ ने अपने बो और एरो को कम पावर से यूज किया है, लेकिन ये इसे मारने के लिए काफी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्पल थंडर क्लाउड अभी बीच रास्ते में ही आता है, उतने में उसकी टाइम लिमिट एंड हो जाती है और सिस्टम उसे रिसाइकिल कर देता है। जिसके बाद मिस्टर गाओ बोलता है कि अरे इसकी टाइम लिमिट इतनी ही थी और हम देखते हैं कि जियोकी क्लियर सॉन्ग डांसर को गले लगाकर खड़ा होता है। इसके बाद जियोकी मिस्टर गाओ का मजाक उड़ाते हुए बोलता
बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो और लोफू कंट्री में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो, फिर भी तुम एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ट्रायल इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। इसके बाद मिस्टर गाओ गुस्से में जियोकी से बोलता है कि ज्यादा हंसो मत, ये इक्विपमेंट तुमने ही मुझे बेचा था और तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। इसके बाद जियोकी हंसते हुए मिस्टर गाओ से बोलता है कि तुमने मुझ पे अटैक किया और अब बोल रहे हो कि ये इक्विपमेंट मैंने तुमको बेचा था, तुम तो बहुत ही बड़े बेशर्म हो। जिसके बाद उसके आसपास खड़े लोग भी बातें करने लगते हैं, हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। इसके बाद मिस्टर गाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियोकी को लात मारने वाला होता है। इसके बाद जियोकी हंसते हुए बोलता है कि हर कोई से देखो ये कितना ज्यादा गुस्से में है और ये इस गुस्से में मुझे मारना चाहता है। इसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर मिस्टर गाओ को अपनी टीम से निकालते हुए बोलते कि अब तुम मेरे टीममेट नहीं हो और तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ अपनी टीम से बाहर निकल जाता है और वो क्लियर सॉन्ग डांसर से बोलता है कि तुम उस लड़के के लिए मुझे बाहर निकाल रही हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इसके बाद वो सिस्टम गर्ल फिर से आ जाती है और उसको एक मैसेज आता है कि प्राइमरी हील मिल गया है। जिसके बाद वो लड़की जियोकी का हाथ ठीक करने लगती है। जिसके बाद जियोकी बोलता है कि तुमने गेम में तो मेरा हाथ ठीक कर दिया, क्या तुम मेरी रियल जिंदगी में मेरा हाथ ठीक कर सकती हो। जिसके बाद वो सिस्टम गर्ल बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम्हारा ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड एक में ही है। इसके बाद जियोकी अपना हाथ आगे करता हुआ बोलता है कि मुझे एक और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला है, चलो एक बार इसे देखते हैं। इसके बाद सिस्टम गर्ल बोलते हैं कि जब स्कोर को एस रेटिंग मिलती है तो तुमको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। इसके बाद जियोकी के हाथ में एक कैंडी आ जाती है। इसके बाद जियोकी सिस्टम गर्ल से बोलता है कि मुझे तो लगा ये गोल्ड ग्रेट लेजेंडरी इक्विपमेंट होगा। इसके बाद सिस्टम गर्ल बोलते हैं कि इसे कम मत समझो, ये तुम्हारे लिए गुड लक हो सकता है और भाई ऐसे सिस्टम गर्ल तो हर किसी के पास होने चाहिए और मेरे पास तो 3-4 होनी चाहिए, जिंदगी का मजा फ्री है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें मॉन्स्टर हंट ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट टेस्ट के लिए उस पोर्टल में जा रहे होते हैं। इसके बाद एक बंदा बोलता है कि रैंकिंग टेस्ट बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं और जो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा करेगा वो प्लेटिनम क्लास में जा सकता है। जिसके बाद एक बंदा बोलता है कि डायमंड क्लास इंडक्टर भी इसमें भाग लेने वाले हैं और जो ज्यादा लकी रहा वो लेजेंडरी डायमंड क्लास में एंटर कर सकता है। इसके बाद हम जियोकी को देखते हैं जो बोलता है कि अगर तुम्हें अच्छा फ्यूचर चाहिए तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है और हमारा पहला हॉर्डल प्लेसमेंट क्लास टेस्ट है। अगर तुम इसमें अच्छा करते हो और तुम डायमंड क्लास में ज्वाइन हो जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी जाएगी और डायमंड क्लास में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और हर साल बहुत ही कम बंदों को चुना जाता है। इसके बाद जियोकी के सिस्टम पर एक न्यू मिशन आता है जिसमें उसको डायमंड क्लास में एंटर करना होता है और उसको रिवॉर्ड के रूप में एक लेजेंडरी इक्विपमेंट मिलेगा। जिसके बाद जियोकी बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद जियोकी इस पोर्टल में एंटर करते हुए मन में सोचने लगता है कि 1 लाख युआन प्राइस का गोल्ड ग्रेट डीलक्स इक्विपमेंट लड़ने के लायक होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस पोर्टल के ऊपर 4 बंदे खड़े होते हैं जिसमें से एक बंदा बोलता है कि रूल पहले जैसे ही है, मॉन्स्टर को किल करके उनके मैजिक कोर को हासिल कर लो और जितनी ज्यादा तुम्हारे पास मैजिक कोर होंगे उस हिसाब से तुमको क्लास में एंट्री मिलेगी। इसके बाद हम उन 4 बंदों में से एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम क्यू वूडी होता है और वो प्लेटिनम ग्रेड टीचर होता है। जिसके बाद वो बोलता है कि प्लेटिनम क्लास में ज्वाइन होने का मतलब है कि तुम्हें 10,000 युआन पर मंथ रिसीव होंगे और जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम अलायंस में सिविक सर्वेंट के रूप में स्टार्टिंग कर सकते हो। इसके बाद हम क्लियर सॉन्ग डांसर को देखते हैं जो बोलते हैं कि मेरा गोल है कि मुझे प्लेटिनम क्लास में ज्वाइन होना है और उसके अगले वाला मोटा बोलता है कि हाँ मैं भी ट्राई करूंगा। इसके बाद जियोकी क्लियर सॉन्ग डांसर के पास में आकर बोलता है कि मुझे डायमंड क्लास इंस्ट्रक्टर दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो यहाँ पर नहीं आने वाले। इसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर बोलते हैं कि तुम ज्यादा मत बनो, यहाँ तक कि मिस्टर गाओ को भी प्लेटिनम क्लास ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद जियोकी मन में सोचता है कि पिछले साल काफी सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर चले गए, इसलिए डायमंड क्लास वाले जरूर स्टूडेंट की भर्ती करेंगे, मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर जरूर आएंगे। इसके बाद वो मोटू टीटान जियोकी के पास में आकर बोलता है कि डायमंड क्लास में ज्वाइन होने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मिस्टर गाओ तुमको इतनी आसानी से नहीं जाने देगा क्योंकि तुमने उसकी जीएफ को चुराया है। जिसके बाद वो तीनों उस पोर्टल में जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर बोलती है कि मैं उसकी जीएफ नहीं हूँ और जियोकी बोलता है कि मैं उस बेवकूफ से नहीं डरता। इसके बाद हम मिस्टर गाओ को देखते हैं जो गुस्से में उन 2 बंदों से बोल रहा होता है कि तुमको जियोकी जहाँ भी मिले उसको मार देना और उसके मैजिक कोर चुरा लेना। इसके बाद वो दोनों बंदे बोलते हैं कि ठीक है मिस्टर गाओ। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग उस पोर्टल का यूज करके वारक्राफ्ट हंटिंग ग्राउंड में आ जाते हैं। इसके बाद क्लियर सॉन्ग डांसर जियोकी से बोलती है कि वारक्राफ्ट हंटिंग ग्राउंड बाकी डंजन से अलग होती है क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रेजर चेस्ट या इक्विपमेंट नहीं मिलते, यहाँ पर सिर्फ हमें मैजिकल कोर मिलते हैं। और फिर टीटान
बोलता है कि इसके अलावा हम अरे पॉइंट भी कलेक्ट कर सकते हैं और इन पॉइंट से क्या होता है वो हमें आगे पता चलेगा। और बायलॉग में क्लियर सॉन्ग डांसर से आज से ना सॉन्ग ही बुलाऊंगा क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा है। फिर सॉन्ग बोलते हैं कि हंटिंग ग्राउंड में सबसे हाई लेवल वाला मॉन्स्टर 20 लेवल का है और उससे हमें पर्पल मैजिकल कोर मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हमें कभी नहीं मिलने वाला। हमारा टारगेट एक 15 लेवल वाला मॉन्स्टर होगा जिसके शरीर से हमें येलो मैजिकल कोर मिलेगा। इसके बाद वो चलते चलते एक झरने के पास में आ जाते हैं और उस झरने के पानी का रंग लाल रंग का होता है। इसे देखकर टिटान बोलता है क्या वो झरना लाल रंग का है, और सॉन्ग बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि झरने के पानी का रंग लाल रंग का है। ज्योकी बोलता है कि इसमें से खून की गंध आ रही है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और इसे देखकर उन तीनों की फटके हाथ में आ जाती है। और ज्योकी सॉन्ग से बोलता है कि कैप्टन हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए, हमें 7 या 8 रैंकिंग काफी है। और टिटान भी बोलता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। फिर सॉन्ग अपना बो बाहर निकाल लेती है और वो बोलते है कि अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें फाइट तो करनी ही पड़ेगी। फिर वो मॉन्स्टर उनके ऊपर एक जंप लगाते हुए अटैक करने लगता है तो ज्योकी सॉन्ग को साइड में कर देता है और टिटान अपनी शील्ड से उसको ब्लॉक करने लगता है। फिर ज्योकी सॉन्ग से बोलता है क्या तुम ठीक हो? सॉन्ग आगे से बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि टिटान उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और वो उन दोनों से बोलता है कि नहीं तुम पहले चुम्मा चाटी करो फिर मुझको बचाना। फिर सॉन्ग अपने बो में एरो लोड कर लेती है और वो बोलते है कि ये मॉन्स्टर 15 लेवल का है, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। इसके बाद वो बो जाकर सीधा उस मॉन्स्टर को लगता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसको एरो को पकड़ता है और अपने हाथ से तोड़ देता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सॉन्ग पे अटैक करता है लेकिन सॉन्ग पीछे हट जाती है। फिर टिटान उस मॉन्स्टर के पास में जाकर उसे ब्लॉक करने लगता है और उन दोनों से बोलता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम इससे फाइट करेंगे तो पक्का मारे जाएंगे, मैं इसे रोक कर रखता हूँ, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ज्योकी उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग इस मॉन्स्टर को मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे देख लूंगा। इसके बाद ज्योकी 4 ट्रेजर चेस्ट बाहर निकालता है और मन में सोचने लगता है कि पहले मैं मैक्सी के इलाज के लिए अपनी सभी ट्रेजर चेस्ट को बेच देता था, इसलिए हमेशा मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपने टीममेट की मदद करूंगा इससे। फिर ज्योकी के पहले ट्रेजर बॉक्स में से गोल्डन प्रोटेक्टर निकलता है जिससे उसके 40 पॉइंट डिफेंस के बढ़ जाएंगे, और दूसरे बॉक्स में मैजिक डैगर निकलता है जिससे उसके 20 पॉइंट अटैक के बढ़ जाएंगे और 20 पॉइंट मैन के, और तीसरे बॉक्स में उसके गोल्डन बूट निकलते हैं जिससे उसके 40 पॉइंट स्पीड के बढ़ जाएंगे। फिर ज्योकी चौथे बॉक्स को देखकर बोलता है कि ये मेरा लास्ट बॉक्स है, पता नहीं मुझे पर्पल अक्यूपमेंट मिलेगा या नहीं, 100 में से 0.1% चांस है। ज्योकी वो बॉक्स खोलने से पहले अपने हाथ में वो वाली कैंडी निकाल लेता है और वो बोलता है कि शायद मेरी ये मदद करे। अब ज्योकी को कैंडी खाता देखकर टिटान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे टाइम में भी कैंडी खा रहे हो, और सॉन्ग बोलते है कि तुम दोबारा से हमें धोखा मत देना। इस कैंडी को खाने के बाद ज्योकी का ब्लेसिंग हाई हो जाता है 2 मिनट के लिए, और फिर ज्योकी के चौथे बॉक्स में से पर्पल लाइटनिंग स्वॉर्ड निकलती है और इस स्वॉर्ड से ज्योकी जिस पे भी अटैक करेगा उस पे लाइटनिंग से अटैक होगा और इससे ज्योकी को 120 पॉइंट अटैक के मिलेंगे। फिर ज्योकी अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग साइड हट जाओ, मैं इसे देख लूंगा। ज्योकी अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है। इसे देखकर टिटान बोलता है कि एक और पर्पल अक्यूपमेंट, और सॉन्ग बोलते है कि इसने एक ही हिट में इसको बीच से फाड़ दिया, ये मॉन्स्टर 15 लेवल का था। इसके बाद हम लोफू कंट्री में उन सभी टीचर को देखते हैं जहाँ पे अनाउंस होता है कि 15 लेवल वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए और आपकी रैंकिंग शुरू हो गई है, इसके लिए ज्योकी को बहुत ज्यादा बधाई हो। फिर उनमें से एक टीचर बोलता है कि उसने 15 लेवल वाले मॉन्स्टर को मार दिया, वो तो बहुत ज्यादा डरावना है। फिर दूसरा टीचर बोलता है कि अब वो प्लेटिनम क्लास में तो आसानी से आ सकता है। फिर हम लोफू कंट्री की लिस्ट देखते हैं जिसमें ज्योकी का नंबर 8 होता है। फिर एक टीचर बोलता है कि ज्योकी पहले इस लिस्ट में नहीं था लेकिन अब वो सीधा इस लिस्ट में आ गया है, मुझे लगता है कि इसकी ताकत इस रैंकिंग से भी ज्यादा है। फिर व्यू शिफ्ट होता है ज्योकी पे जहाँ पर ज्योकी सॉन्ग से बोलता है कि कैप्टन सॉन्ग जल्दी से इस मैजिकल कोर को ले लो। सॉन्ग ज्योकी को बोलते हैं कि येलो मैजिकल कोर से हम आसानी से प्लेटिनम क्लास में जा सकते हैं। फिर सॉन्ग उस मैजिकल कोर को ले लेती है और ज्योकी से बोलते हैं कि हमारी टीम को एक हाई लेवल का मैजिकल कोर मिला है, और टिटान बोलता है कि मैंने सुना है कि इसे हम बाजार में बेच सकते हैं जिससे हम अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत तेज रफ्तार से कोई आता है और सॉन्ग के हाथ से वो मैजिकल कोर ले लेता है, और हम देखते हैं कि ये मिस्टर गाओ होता है। सॉन्ग उससे बोलते हैं कि तुमने आखिरकार अपना रंग दिखाई दिया, और उन दोनों से बोलते हैं कि जल्दी से इसका पीछा करो। फिर वो तीनों मिस्टर गाओ का पीछा करने लगते हैं। टिटान बोलता है कि अगर वो मेरे हाथ में आ गया तो मैं उसे मार दूंगा। ज्योकी बोलता है कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है इसलिए सावधान रहना। फिर ज्योकी को वहाँ पर कुछ गलत लगता है इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है और उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों सावधान रहना। फिर अचानक से उनके पैरों के नीचे एक सर्कल आ जाता है। उस सर्कल के आने के बाद वो वहीं पर रुक जाते हैं और
टिटान बोलता है कि आखिर हो क्या रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जियोकी बोलता है कि ये एक ड्राइविंग डिंग योन सर्कल है, इसके अंदर जो कोई भी आता है वो 1 मिनट के लिए गतिहीन हो जाता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा अपने डैगर से सॉन्ग और टिटान के ऊपर अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं कि उस बंदे का एक डैगर टिटान के आर्मर पे लगता है और दूसरा डैगर सॉन्ग के कंधे पे लगता है। जियोकी जिला के मिस्टर गाउ से बोलता है कि कमीने कहेंगे तुम्हारे पास फाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तुम बाहर आके मुझसे फेयर फाइट क्यों नहीं करते। मिस्टर गाउ जियोकी के सामने आकर बोलता है कि मैं आज तुम्हारा मैजिक कोर भी लूंगा और तुम्हारे सारे इक्विपमेंट भी उड़ा दूंगा और तुम्हारे सारे टीममेट को किल कर दूंगा। जियोकी बोलता है कि चलो फिर फाइट करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे चाकू वाला बंदा आता है और उनसे बोलता है कि रुको, मैं भी फाइट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। जियोकी हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि अब सही टाइम आ गया है और वो वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि 1 मिनट पहले ही हो चुका है, मैं एक साथ में 2-3 लोगों से फाइट नहीं कर सकता। और फिर एक चाकू वाला बंदा और एक स्वॉर्ड वाला बंदा जियोकी का पीछा करने लगते हैं और चाकू वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बचकर भाग जाओगे। लेकिन तभी जियोकी अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे पे अटैक करके अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार निकाल देता है और उससे बोलता है कि तुम्हें सच में क्या लगा था कि मैं भाग जाऊंगा। और फिर तभी वहाँ पे वो दूसरा बंदा भी आ जाता है। वो जियोकी से बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था, तुम अपनी स्पीड का फायदा उठा के हमें अलग अलग करना चाहते थे ताकि तुम हमें एक एक करके मार सको। जियोकी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। वो बंदा जियोकी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम मुझसे मिले, क्योंकि मैं लोफू कंट्री का नंबर 1 स्वॉर्डमैन हूँ। जियोकी अपनी पर्पल लाइटनिंग स्वॉर्ड से उस बंदे का अटैक ब्लॉक कर देता है। जियोकी की स्वॉर्ड को देखकर वो बंदा हैरानी से बोलता है कि पर्पल ग्रेट मैजिक वेपन। जियोकी उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुमसे ना हो पाएगा। वो बंदा आगे से हंसते हुए बोलता है कि मैंने अभी अपनी पूरी पावर दिखाई नहीं है। जियोकी अपने पर्पल लेवल क्लाउड बूट को अनलॉक कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जियोकी उस बंदे के पीछे जाकर अपने मैजिक हैंड बो से उस बंदे पे शूट कर देता है और उस बंदे से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी पूरी पावर दिखाई नहीं पाओगे। वो बंदा हैरानी से बोलता है कि तुम्हारे पास एक और वेपन है, इम्पॉसिबल। फिर वो एरो उसके सर के आर पार हो जाता है। फिर उस बंदे की बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है। जियोकी से देखकर बोलता है कि मैंने इसे एक शॉट से किल कर दिया, इस मैजिक हैंडबो का डैमेज तो बहुत ज्यादा हाई है। मिस्टर गाउ की जियोकी को देखकर फटने लगती है और वो बोलता है कि लोफू कंट्री के नंबर 1 किलर और नंबर 1 स्वॉर्डमैन को जियोकी ने इतनी आसानी से मार दिया, ये आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। सॉन्ग बोलते है कि जियोकी अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर जियोकी मिस्टर गाउ से बोलता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है। मिस्टर गाउ मन में सोचने लगता है कि मेरी पूरी पावर के साथ में मुझे प्लेटिनम क्लास में जाने के लिए मुझे किसी भी मैजिक कोर की जरूरत नहीं है। और फिर मिस्टर गाउ अपना एक वेपन बाहर निकाल के टिटान और सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि अगर मरना ही है तो हम सभी लोग साथ में मरेंगे। टिटान बोलता है कि तुम अपने ओल्ड टीममेट पे अटैक कैसे कर सकते हो। मिस्टर गाउ बोलता है कि टीममेट की बात मत करो, जब तुम लोगों ने मुझे टीम से बाहर निकाल दिया था तभी से तुम लोग मेरे दुश्मन बन गए थे। जियोकी तेजी से भागते हुए इनकी तरफ आते हुए मन में सोचने लगता है अगर वो लोग जल्दी मारे गए तो वो प्लेटिनम क्लास में नहीं जा पाएंगे, वो सिर्फ ब्लैक आयरन क्लास में ही जा सकते हैं। सॉन्ग का मास्टर बनने का सपना यहीं पे खत्म हो जाएगा। मिस्टर गाउ अपने थंडर स्टाफ से सॉन्ग और टिटान के ऊपर अटैक कर देता है। टिटान अपने शील्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक इसे नहीं रोक पाता। इसे देखकर जियोकी बोलता है कि लगता है मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। मिस्टर गाउ हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों को नर्क में जाते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और फिर हम देखते हैं कि टिटान और सॉन्ग के ऊपर बहुत ज्यादा लाइटनिंग आने लगती है, जिससे उन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो टिटान और सॉन्ग को हील कर देती है और हम देखते हैं कि ये बाईयुआंग होती है और इसकी गेम की आईडी का नाम है व्हाइट मूनलाइट गॉड्स। भाई जिन लोगों को नहीं पता कि बाईयुआंग कौन है, तो भाई एक बार मैक्सी और बाईयुआंग के बीच में लोफू कंट्री के एम्बेसडर बनने के लिए फाइट हो रही थी। तभी जियोकी ने मैक्सी को एक वेपन भेजा था जिसका यूज करके मैक्सी ने बाईयुआंग को हरा दिया था और लोफू कंट्री की एम्बेसडर बन गई थी। तो भाई स्टोरी पे वापस आते हैं। मिस्टर गाउ बाईयुआंग से बोलता है कि तुम इन लोगों की मदद क्यों कर रही हो। बाईयुआंग बोलती है कि तुम्हारे थंडर स्टाफ ने मेरी लोफू कंट्री के एम्बेसडर की इमेज को ले लिया, मुझसे अब ज्यादा बात मत करो। मिस्टर गाउ बोलता है कि तुम कौन से वेपन के बारे में बात कर रहे हो, वो वेपन मेरा नहीं था, मेरी बात तो सुनो। और भाई मिस्टर गाउ का वेपन और मैक्सी का वेपन दोनों सेम ही दिख रहे हैं, इसलिए बाईयुआंग को लगा कि मिस्टर गाउ ने ही मैक्सी की हेल्प की थी। इसके बाद जियोकी मिस्टर गाउ के पीछे आके अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार निकाल देता है। मिस्टर गाउ वहाँ से गायब होते हुए जियोकी से बोलता है कि कमीने कहीं के मैं तुम्हें रियल लाइफ में देख लूंगा। इसके बाद जियोकी बाईयुआंग से बोलता है कि मेरे टीममेट को सेव करने के लिए थैंक यू। बाईयुआंग बोलते है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मिस्टर गाउ के खिलाफ एक टीम बनाना चाहते हो तो क्या मैं ज्वाइन हो सकती हूँ। ये सुनकर टिटान बोलता है कि कैप्टन हमारी टीम में एक हीलर होना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर जियोकी बाईयुआंग से बोलता है कि हाँ ज्वाइन हो सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाईयुआंग जियोकी के पास में जाकर बोलते है कि तुम सभी लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू। ये देखकर
सॉन्ग मन में सोचने लगते हैं कि इतनी सुंदर लड़की को देखकर क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और सॉन्ग बोलते हैं कि हमारी टीम में एक हीलर होने के कारण हम अपने गांवों को बहुत ही जल्दी से हील कर सकते हैं। इस कारण हम हाई लेवल वाले मॉन्स्टर से भी फाइट कर सकते हैं। ये एग्जाम खत्म होने से पहले हमें प्लेटिनम क्लास में जाने के लिए 4 येलो मैजिकल कोर चाहिए। इसके बाद हम डायमंड क्लास की हेड टीचर को देखते हैं जिसका नाम युआन जुई होता है और वो बोलते हैं कि बिगिनर के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ में फाइट करना उसका टैलेंट तो काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि इस दुनिया में सभी व्हाइट सोल के बीच में मैं ही ब्लैक सोल हूँ। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम लेवल 12 का एक क्रेजी वुल देखते हैं जो ज्योकी की टीम के ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो सभी लोग मिलकर उस क्रेजी वुल को वहीं पे किल कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ज्योकी अपने फर्स्ट फॉर्म स्वॉर्ड टेक्निक गॉड स्लेमर का यूज करके एक और मॉन्स्टर को किल कर देता है। इसके बाद ज्योकी ब्रेक वाटर टेक्निक का यूज करके एक और मॉन्स्टर को किल कर देता है। इसके बाद ज्योकी तीसरे मॉन्स्टर को मैपले फ्लोवर फ्लो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके किल कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों का लेवल अप हो जाता है। बायुआंग बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, हम लोगों का एक एक लेवल अप हुआ, लेकिन ज्योकी का 2 लेवल अप कैसे हुआ? सॉन्ग बोलते हैं कि शायद इसने बचे हुए मॉन्स्टर को भी किल कर दिया होगा। ज्योकी मन में सोचने लगता है कि मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ, क्या ये शिजुकी के कारण हो रहा है? शिजुकी बोलते हैं कि हाँ ये मेरे ही कारण हो रहा है, तुम्हारा लेवल दूसरों की तुलना में बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और तुम्हें दूसरों की तुलना में अरे पॉइंट भी ज्यादा मिलेंगे। ज्योकी उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारे पास कितने अरे पॉइंट है? टिटान बोलता है कि मुझे लगता है कि हम सभी के पास 2-2 अरे पॉइंट है। सॉन्ग बोलते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ हाई लेवल वाली डंजन में हमें ज्यादा अरे पॉइंट मिलते हैं, लेकिन वहां पर जाने के लिए भी हमारा लेवल बहुत कम है। और फिर ज्योकी अपने अरे पॉइंट देखता है तो उसके अरे पॉइंट 20 होते हैं। ज्योकी मन में सोचता है कि सच में मेरे अरे पॉइंट इन लोगों से 10 गुना ज्यादा है। ज्योकी इन 20 पॉइंट को 2000 कॉइन में एक्सचेंज कर सकता है। इसके बाद इन लोगों का एग्जाम खत्म हो जाता है, सारे स्टूडेंट वापिस आ जाते हैं। फिर उन 4 टीचर में से एक टीचर बोलता है कि इस साल जो स्टूडेंट प्लेटिनम क्लास में जाने वाले हैं वो है मिस्टर गाओ, टिटान और बायुआंग। ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टिटान बोलता है कि इसमें सॉन्ग का नाम क्यों नहीं है? सॉन्ग बोलते हैं कि हम सभी के पास में एक एक मैजिक कोर था तो फिर मेरा नाम क्यों नहीं आया? बायुआंग बोलते हैं कि मुझे लगता है किसी ने स्लॉट बदल दिया है। और फिर तभी वहाँ पे हंसते हुए मिस्टर गाओ आता है और वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो जगह अब मेरी है, तुम सिर्फ ब्लैक आयरन क्लास में ही जा सकती हो। ये सुनकर ज्योकी मन में सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है? और फिर सॉन्ग वहाँ से जाने लगती है और वो बोलते हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे स्कूल में जाकर इसके बारे में बात करनी होगी। ज्योकी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है। चाकू वाला बंदा सॉन्ग से बोलता है कि अगर तुम घुटनों के बल बैठ के भीख मांगती हो तो फिर तुम्हारा कुछ हो सकता है। मिस्टर गाओ बोलते हैं कि अब यही सच्चाई है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और फिर तभी एक टीचर उन सभी को चुप करा के बोलता है कि अगला अनाउंसमेंट डायमंड क्लास के लिए होने वाला है। और फिर 2 लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि पता नहीं कौन बंदा होगा जिसे डायमंड क्लास के लिए चुना होगा, वो कितना ज्यादा लकी है। टिटान ज्योकी से बोलता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे यकीन है कि तुम ही चुना होगा। ये सुनकर मिस्टर गाओ बोलता है कि तुम लोग बकवास मत करो, ये डायमंड क्लास है, यहाँ तक कि मेरे जैसा मेयर का बेटा भी इस डायमंड क्लास में नहीं जा सकता, क्या तुम इसके लायक हो? फिर वहाँ पे अनाउंस होता है कि इस साल डायमंड क्लास के सिर्फ एक स्टूडेंट को चुना गया है, वो है ज्योकी। ये सुनकर टिटान ज्योकी को गले से लगा लेता है और उससे बोलता है कि ये तुम ही हो, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। और बायुआंग बोलते हैं कि ज्योकी तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिस्टर गाओ गुस्से में बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ज्योकी रैंकिंग में मुझसे भी पीछे है, आखिर उसे डायमंड क्लास के लिए कैसे चुना जा सकता है? नंबर 1 पर तो मैं हूँ, ये जगह मुझे मिलनी चाहिए थी। और फिर एक टीचर बोलता है कि रैंकिंग लिस्ट को अपडेट कर दिया गया, तुम सभी लोग इसे देख सकते हो। और हम देखते हैं कि ज्योकी फर्स्ट नंबर पर होता है। और फिर ज्योकी के सिस्टम पर एक मैसेज आता है कि डायमंड क्लास में जाने के लिए मिशन कंप्लीट हो गया है, इसमें तुमने डबल एसेंस रैंकिंग हासिल की है और बोनस ट्रैक ट्रिगर किया है। पर्पल क्लाउड एपिक बो। ज्योकी मन में सोचने लगता है कि इसने मेरे वेपन को गोल्डन लेजेंड से पर्पल एपिक में बदल दिया, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट प्लेस हासिल किया, स्कोरिंग सिस्टम तो बड़े काम की चीज है। और फिर सॉन्ग वहाँ पे आ जाती है और ज्योकी से बोलते हैं कि डायमंड क्लास में जाने के लिए तुम्हें बधाई हो और प्लेटिनम क्लास में जाने के लिए मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। और सॉन्ग बोलते हैं कि तुम हमारी टीम के लिए एक अच्छा सा नाम दो, मैं इसे ऑफिशियली रजिस्टर करना चाहती हूँ। ज्योकी सोच के बताता है कि हम अपनी टीम को ड्रैगन एंड ब्यूटी कहेंगे। सॉन्ग बोलते हैं कि ड्रैगन एंड ब्यूटी काफी अच्छा नाम है, लेकिन ये थोड़ा सा शर्मनाक है। पीछे से मिस्टर गाओ हंसने लगता है और वो बोलता है क्या तुम अभी अपनी टीम के लिए ऑफिशियली रजिस्टर करवाना चाहती हो, क्योंकि टीम की कैप्टन के पास में सिल्वर बो है, इसे दिखाना शर्मनाक नहीं है? ये सुनकर सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है क्या तुम मरना चाहते हो? ज्योकी अपने हाथ में पर्पल क्लाउड पेचिंग बो उठाकर बोलता है कि किसने कहा कि हमारे कैप्टन के पास में सिल्वर बो है, ये हमारे कैप्टन का नया वेपन है। ये देखकर चाकू वाला बंदा हैरानी से बोलता है कि इसके पास में एक और पर्पल ग्रेट एपिक वेपन है। मिस्टर गाओ बोलता है कि ये एक ट्रायल एक्यूमेंट है जिसे तुमने बनाया। ज्योकी बोलता है कि तुमने गलत कहा, तुम खुद ही देख सकते हो, ये
परमानेंट पर्पल एपिक इक्विपमेंट है। मिस्टर गाओ वहाँ से जाते हुए बोलता है कि कमीने मैं तुम्हें अभी के लिए जाने दे रहा हूँ, इसलिए अभी मजे करो और मैंने जो तुमसे कहा था उसे याद रखना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो कि वो सॉन्ग को दे देता है। सॉन्ग बोलते हैं कि जो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं इसकी कीमत तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद उन चारों में से एक टीचर बोलता है कि आज से तुम सभी स्टूडेंट यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और तुम ऑफलाइन होने के बाद स्कूल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और स्कूल तुम लोगों को खाना और कमरे प्रोवाइड करेगा। रिपोर्ट करने के लिए तुम लोगों को शांगयोंग डायनेस्टी के जियांगजी गार्डन में अपना सारा सामान लाने की जरूरत है। जो कि सॉन्ग से बोलता है कि मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ। सॉन्ग बोलते है कि ठीक है स्कूल में मिलेंगे। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम डी डायनेस्टी की बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर मिस्टर गाओ और उसके फादर होते हैं। मिस्टर गाओ बोलता है कि फादर मुझे रूम के मास्टर की चाहिए, मुझे पता लगाना है कि आखिर वो कमीना कहाँ पर रहता है। उसके साथ मेरा एक पुराना हिसाब है जिसे मैंने नक्की करना है। उसका फादर बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम जियोकी से पंगा मत लो, और वैसे भी जियोकी ने तुम्हें फायर से बाहर निकाला था तो वो ट्रेजर चेस्ट उसी की है। तो भाई ये उन ट्रेजर चेस्ट की बात कर रहे हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमने देखा था भाई ये सभी एक ही टीम में थे और तब जियोकी को वो सिस्टम गर्ल मिली थी और उसने बॉस को एक ही शॉट में किल कर दिया था। इसके बाद उनको 4 ट्रेजर चेस्ट मिली थी, लेकिन जियोकी इन लोगों को धोखा देकर इन पे अटैक करके वो चारों ट्रेजर चेस्ट चुरा के वहाँ से भाग जाता है और तभी से मिस्टर गाओ जियोकी का दुश्मन है। तो भाई स्टोरी पे वापस आते हैं। मिस्टर गाओ के फादर बोलते हैं हमारे कंप्लेंट पॉइंट अभी तक किलिंग तक नहीं पहुंचे हैं। अगर तुम जियोकी से पंगा लेते हो तो तुम डायमंड क्लास के ग्रैंड मास्टर को नाराज कर दोगे, और अगर जियोकी डी डायनेस्टी से है तो वो हमारे डी डायनेस्टी की शान है। मिस्टर गाओ गुस्से में बोलता है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। इसके बाद मिस्टर गाओ के फादर मैच पे देखते हैं तो वहाँ पर मास्टर की नहीं होती। वो बोलता है कि मास्टर की कहाँ पर गई, उस कमीने ने कब उसे चुरा लिया, चलो उसे जाने भी देते हैं। वैसे भी मेरे बेटे का स्वभाव बहुत ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा से ज्यादा जियोकी को एक सबक की सिखाएगा। इसके बाद हम मिस्टर गाओ को देखते हैं जो एक डिवाइस के पास में होता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि मिस्टर गाओ हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपके पास में इतनी हाई लेवल की अथॉरिटी है, अभी और भी ज्यादा मजेदार होते जा रहा है। मिस्टर गाओ मास्टर की का यूज करके जियोकी की लोकेशन का पता लगाने लगता है और उसे जियोकी की लोकेशन मिल जाती है और वो बोलता है कि जियोकी अब मिलने का टाइम आ गया है। मिस्टर गाओ उन लोगों से बोलते हैं क्या तुम लोग तैयार हो? वो बोलता है हाँ हम तैयार हैं, मुझे ब्लैक मार्केट में स्पिरिट स्टोन पाउडर से बनी गोलियां मिली हैं जो किसी के भी इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि चलो उस कमीने को ढूंढते हैं। इसके बाद हम जियोकी को देखते हैं जो गेम से ऑफलाइन होकर रियल लाइफ में आ जाता है। तो उसके बगल में मैक्सी बैठी होती है। उसे देखकर जियोकी बोलता है कि तुम मुझे फिर से प्रोटेक्ट कर रही थी, क्या तुम्हें बुक रीड नहीं करनी? मैक्सी बोलते है कि इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा? तो भाई लोग जब कोई बंदा गेम खेलता है तो वो माइंड से गेम में चला जाता है लेकिन उसका शरीर इसी दुनिया में रहता है तो उसको कोई भी आके पेल सकता है। इसके बाद जियोकी बेड के पास में जाकर बोलता है कि 2 दिनों से मेरे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अच्छी नींद लेने की जरूरत है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। और फिर वो गेमिंग कार्ड को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। फिर जियोकी बोलता है कि यह सब कुछ भूल जाओ, जल्दी से सामान पैक करो, हमें रिपोर्ट करनी है, हम यहाँ पर सेफ नहीं है। वो दोनों अपना सारा सामान पैक करके जाने के लिए तैयार होते हैं। मैक्सी बोलती है क्या स्कूल वाले मुझ जैसे विकलांग स्कूल के डिसेबल के मेंबर को रहने देंगे? जियोकी बोलता है तुम अपनी कमियों के बारे में टेंशन मत लो, वैसे भी तुम हमेशा के लिए व्हील चेयर पर नहीं रहने वाली, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जियोकी जैसे ही गेट खोलता है कोई बंदा उसके सिर पर गन रख देता है और हम देखते हैं कि ये मिस्टर गाओ होता है। मिस्टर गाओ को एक बंदा जियोकी से बोलता है क्या तुम भागना चाहते हो? फिर मिस्टर गाओ बोलता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हें रियल लाइफ में देख लूंगा। जियोकी मिस्टर गाओ से बोलता है कि मैं तुम्हें अपने सारे इक्विपमेंट देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे और मैक्सी को यहाँ से जाने दो। मिस्टर गाओ जियोकी से बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? गेम के अंदर तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अब क्या हो गया? मैक्सी चिल्लाती हुई मिस्टर गाओ से बोलते है कि आखिर तुम हो कौन जो हमें धमकी दे रही हो? मिस्टर गाओ मैक्सी को देखकर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बिल्डिंग में इतनी सुंदर लड़की छिपी हुई है, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ। मैक्सी घबराते हुए बोलते है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जियोकी मिस्टर गाओ को एक पंच मारकर बोलता है कि कमीने कहेंगे ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर गाओ जियोकी के ऊपर शूट कर देता है और जियोकी नीचे जमीन पे गिर जाता है। मैक्सी खड़े होने की कोशिश करती हुई बोलती है कि नहीं उसे मत मारो, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाती और नीचे जमीन पे गिर जाती है। मिस्टर गाओ को एक बंदा बोलता है कि इतनी सुंदर लड़की, अफसोस की बात है कि ये विकलांग है। मिस्टर गाओ हंसते हुए बोलता है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, इसका निचला शरीर हिलाए बिना ही मैं इसके साथ में वो कर सकता हूँ। जियोकी गुस्से में बोलता है कि कमीने अगर किसी ने मैक्सी को हाथ भी लगाया तो मैं उसे मार दूंगा। मिस्टर गाओ को एक बंदा चिल्लाते हुए जियोकी से बोलता है कि तुम्हारी चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई, लगता है तुम मरना चाहते हो। मिस्टर गाओ बोलता है कि अभी उसे मत मारो, मैं चाहता हूँ कि वो उसे अपनी आंखों से देखे कि मैं मैक्सी के साथ में क्या करने वाला हूँ। वो मैक्सी के नीचे वाले कपड़े उतारने लगता है और मैक्सी रोते हुए बोलते है कि नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो। ये देखकर जियोकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ में लाइट चमकने लगती है
है और वो एक स्लैश अटैक करता है और मिस्टर गाओ की गर्दन उड़ा देता है। मिस्टर गाओ की कटी हुई गर्दन को देखकर उसके दोस्तों की फटने लगती है और हम देखते हैं कि ज्योकी का ऑफलाइन मोड शुरू हो गया होता है। ज्योकी बोलता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और ये कहती ज्योकी उन पे अटैक कर देता है और एक बंदे को वो अपनी स्वॉर्ड आर पार घुसा देता है और उसे वहीं पे किल कर देता है। दूसरा बंदा भागने की कोशिश करता है लेकिन ज्योकी अपने मैजिक हैंडबो से एरो शूट करता है, वो एरो उस बंदे के आर पार हो जाता है और वो बंदा वहीं पे किल हो जाता है। और भाई ज्योकी ने इनको रियल लाइफ में मार दिया, मतलब अब इनका पत्ता खत्म हो चुका है। अगर ज्योकी किसी को गेम के अंदर किल करता है तो वो किल हो जाता है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है और उसका सामान वहीं पे नीचे गिर जाता है जैसे पबजी फ्री फायर में होता है। लेकिन ज्योकी ने अब इनको रियल लाइफ में मार दिया तो इनका पत्ता खत्म। ज्योकी उन तीनों को किल करके एक चैन की सांस लेता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। ज्योकी बोलता है कि मुझे ऑफलाइन में अपने वेपन और इक्विपमेंट यूज करने के लिए अरे पॉइंट की जरूरत पड़ती है। शुक्र है मुझे वारक्राफ्ट हंटिंग ग्राउंड में 20 अरे पॉइंट मिल गए थे। तो भाई ज्योकी को जो सिस्टम गर्ल मिली थी वो उसको गेम के अंदर हेल्प करती है। उसका यूज करके ज्योकी रियल लाइफ में गेम के वेपन यूज कर सकता है। मतलब ज्योकी के पास में गेम में जितने भी वेपन होंगे वो अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकता है। इसको ऑफलाइन मोड कहते हैं, लेकिन इसका यूज करने के लिए उसको अरे पॉइंट चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योकी मैक्सी को उठा के व्हील चेयर पे बिठा देता है और वो बोलता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा। मैक्सी बोलती है कि आखिर ये लोग कौन थे और ये तुम्हें क्यों मारना चाहते थे। ज्योकी बोलता है कि अभी बात करने का टाइम नहीं है, बाद में मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। इसके बाद वो दोनों अपना चेहरा ढककर रास्ते में जा रहे होते हैं और उनको रास्ते में कुछ सोल्जर दिखते हैं जो बोलते हैं कि जल्दी करो, वहाँ पर कुछ घटना हुई है। मैक्सी बोलती है क्या हमने सच में किसी को मार दिया। ज्योकी बोलता है नहीं, हमने सिर्फ एक पागल जानवर को मारा है। और फिर उनको रास्ते में एक एनिमल दिखता है जिसे देखकर ज्योकी बोलता है आखिर ये क्या है, क्या ये छोटा सा लाल बालों वाला चूहा है। मैक्सी उसे उठाकर बोलते है कि देखो ये एक छोटा सा क्यूट कुत्ता है, मैंने सुना है कि डिसास्टर से पहले ऐसे कई जानवर थे लेकिन अभी ऐसे बहुत ही कम बचे हैं। फिर ज्योकी उस कुत्ते को ध्यान से देखने लगता है और उठा के उस कुत्ते को दूर फेंक देता है और बोलता है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि हम इसको अपने साथ रख सके। मैक्सी बोलती है कि देखो ये कितना ज्यादा क्यूट है, क्या हम इसको अपने साथ नहीं रख सकते। ज्योकी उस कुत्ते को देखने लगता है और आगे से वो कुत्ता भी एक क्यूट सा फेस बना लेता है। मैक्सी बोलती है प्लीज हम इसे रख नहीं सकते। ज्योकी बोलता है कि ठीक है तुम इसको रख सकते हो, लेकिन तुम इसको कम खाना खिला सकते हो क्योंकि हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है। इसके बाद ज्योकी रास्ते में जाते हुए मन में सोचने लगता है कि क्रिसेट सिटी में 1 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से 9 लाख से भी ज्यादा बंदे नंबरेड एरिया में रहते हैं और जो लोग नंबरेड एरिया में रहते हैं उन्हें अलायंस से 15 स्क्वायर मीटर का हाउस मिलता है। वो लोग पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं करते और बहुत ही सावधानी से अपना जीवन बिताते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा निराश होते हैं और वो डेस्परेट होने की कगार पर हैं और ह्यूमन स्काई इंपीरियल पैलेस गेम पर अपनी आशा लगाए रखते हैं। ये गेम इस दुनिया को मेंटेन करता है और ह्यूमन रेस को किडनैप भी करता है। नंबरेड डायनास्टी के अपोजिट ये वो जगह है जहाँ पर सिर्फ अधिकारी ही रहते हैं। इस जगह एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ बहुत बड़े परिवार रहते हैं। अगर कोई नंबरेड एरिया से सांगयोंग डायनास्टी में जाना चाहता है तो उन्हें कॉलेज का एंटर एग्जाम देना होगा और एक स्टूडेंट बनकर ही वो इसे पार कर सकते हैं। तो भाई ज्योकी ने इतना लंबा ज्ञान पेला तो मैं भी पेल देता हूँ। ज्योकी ये कहना चाहता है नंबरेड एरिया बहुत ज्यादा गरीब है और अब ये जहाँ पर जा रहा है वो बहुत ज्यादा अमीर जगह पे जा रहा है। अगर कोई वहाँ पर जाना चाहता है तो उन्हें कॉलेज का एंटर एग्जाम पास करना होगा और एक स्टूडेंट बनकर ही वो इसे पार कर सकते हैं। और ये जो दुनिया है ये सिर्फ गेम पे निर्भर है, अगर तुम गेम में अच्छे हो तो तुम इस दुनिया में अच्छे हो। इसके बाद ज्योकी एंटर गेट पे आ जाता है, उसको एक सोल्जर रोक लेता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें पता है कि सांगयोंग डायनेस्टी में कोई एरा गैरा बंदा और कोई पालतू जानवर एंटर नहीं कर सकता। ज्योकी उस सोल्जर को अपनी डायमंड क्लास की आईडी दिखाता है, जिसे देखकर वो सोल्जर हैरानी से बोलता है कि ये तो डायमंड क्लास का एक स्टूडेंट है। वो सोल्जर ज्योकी को रिस्पेक्ट के साथ में एंटर करने देते हैं। ज्योकी मन में सोचता है कि मास्टर मो इस दुनिया के हीरो हैं, उन्होंने ह्यूमन के प्रोटेक्शन के लिए सिटी से बाहर एलियन से फाइट की, लेकिन मैंने मास्टर मो को कभी नहीं देखा। इसके बाद व्यू चेंज होता है, मिस्टर गाओ के फादर को देखते हैं जो मिस्टर गाओ की बॉडी को देखकर बोलता है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा था, आखिर किस कमीने ने इसे मारा। वो जोर से चिल्ला के बोलता है आखिर ये किसने किया। उसके सामने 2 बंदे झुक जाते हैं। एक बंदा बोलता है कि जिसने मिस्टर गाओ को मारा वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है और मुझे लगता है कि वो इस घर का मालिक है। दूसरा बंदा बोलता है कि उसका नाम ज्योकी है और उसे यूनियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। मिस्टर गाओ के फादर गुस्से में बोलता है कि उसने मेरे बेटे को मारा, मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पेट्रोल डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गाओ के फादर किसी बंदे से बोलते हैं कि कमांडर ताई, मेरा बेटा मासूम और बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से किल कर दिया। क्रिसेट सिटी की सिक्योरिटी के लिए तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुम्हें मेरे बेटे की मौत के मैटर को देखना होगा। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिससे मिस्टर गाओ के फादर बात कर रहे होते हैं। उस बंदे का नाम ताईजी होता है और वो पेट्रोल डिपार्टमेंट का कमांडर होता है। वो बोलता है डिस्ट्रिक्ट मेयर मिंग, मुझे आपको शर्मिंदा करना होगा, मैं एक निम्न स्तर का अधिकारी हूँ। मैं किसी को लेने के लिए यूनियन यूनिवर्स में
कैसे जा सकता हूँ? यूनियन यूनिवर्सिटी डिवीजन के हेड एक हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो आपसे और मुझसे एक स्तर ऊपर है। मिस्टर गाओ के फादर मिंग चिल्ला के बोलता है, फिर मेरी बेटे की मौत का क्या होगा? हम उसे यूं ही जाने देंगे? ताइजी बोलता है कि ज्योकी अगर एक सिंपल स्टूडेंट होता तो मैं उसको पकड़कर यहाँ पर ला सकता था, लेकिन अब वो एक डायमंड क्लास का स्टूडेंट है, तो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मिंग वहाँ से जाते हुए गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझे पेट्रोल डिपार्टमेंट पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक सिंपल स्टूडेंट को भी नहीं पकड़ सकते। फिर वो वहाँ से चला जाता है और गेट को बंद कर देता है। फिर ताइजी स्माइल देते हुए बोलता है कि वो क्या कह रहा था कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसके बेटे के खिलाफ शिकायतें भरी पड़ी हैं, उसके साथ यही होना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि दीवार से टिटान निकलता है और वो बोलता है कि फादर आपने बहुत अच्छा किया। ताइजी टिटान को शाबाशी देते हुए बोलता है कि बेटा तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। लाओ ताइजी फैमिली के पूर्वजों को तुम पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम अब से प्लेटिनम क्लास के स्टूडेंट हो। टिटान बोलता है कि फादर ये सब ज्योकी के कारण हो रहा है। ताइजी बोलता है कि बेटा मैंने मिस्टर गाओ के फादर मिंग की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि ज्योकी ने तुम्हारी मदद की थी। मैंने इसलिए मना किया क्योंकि मिस्टर गाओ गलत था। ये दुनिया पहले ही बहुत ज्यादा अनफेयर है, मैं अन्याय को और ज्यादा फैलने नहीं देना चाहता। टिटान बोलता है कि फादर मैं आपकी तरह एक ईमानदार व्यक्ति बनूंगा। ताइजी बोलता है कि बेटा तुम मुझे जितना ईमानदार समझ रहे हो मैं उतना भी ईमानदार नहीं हूँ। इस सिटी में कुछ क्रिटिकल एरिया में बहुत ज्यादा अन्याय बढ़ गया है और नंबरेड एरिया में बहुत ज्यादा अशांति है। मैं बस उस शांति को बनाए रखता हूँ जो पहले से मौजूद है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम यूनियन यूनिवर्सिटी क्रिसेंट कैंपस का सीन देखते हैं और फिर उसी के अंदर हम डायमंड क्लास रेजिडेंस का सीन देखते हैं, जिसे देखकर ज्योकी बोलता है कि अच्छा ये है डायमंड क्लास। ज्योकी उन प्लांट को देखकर बोलता है कि ये तो ट्रॉपिकल प्लांट है जिन्हें मैंने सिर्फ गेम के अंदर देखा है। और फिर हम ज्योकी और मैक्सी को देखते हैं जिनके साथ में एक लड़की होती है। वो लड़की ज्योकी से बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए एक घर दिया जाएगा और आपको स्पेशली यहाँ पर एक मेड भी मिलेगी और आपकी मिस के लिए एक स्पेशल नर्स भी मिलेगी और यहाँ पर पालतू जानवरों को भी अनुमति है। मैक्सी आसपास देखकर बोलते है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वो लड़की उसी प्लांट वाले घर की तरफ इशारा करते हुए बोलते है कि यहाँ पर मिस युआन रहती है और यहीं पर डायमंड की क्लास लेती है। ज्योकी बोलता है कि तो वो घर पर ही क्लास लेती है। वो लड़की बोलती है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मिस युआन ने इसे बदल दिया है। मैक्सी ज्योकी से धीरे से बोलते है कि ऐसा हो सकता है कि टीचर का मेन टारगेट तुम हो। मैंने सुना कि कुछ लोग हिप्नोटाइज करके इलेक्ट्रॉनिक वायरस का यूज करके वो सब काम करती हैं। और भाई वो सब काम का मतलब तुम समझ ही पा रहे हो, स्क्रीन पे देख लो कितने एक्स लिख रखे हैं। साला इतने एक्स तो मैं नहीं लगाता जब मैं देखता हूँ। इसके बाद वो अपने घर में आ जाते हैं। ज्योकी बोलता है कि अगर सच में वो मेरे साथ ऐसा करने का इरादा रखती है और डायमंड क्लास में एंट्री करवाती है तो मुझे जो कुछ भी लाभ मिले मैं उसके लिए ये सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो जैसे ही कमरे में एंटर करते तो उनके सामने एक गेमिंग पोर्ट होता है। उसे देखकर ज्योकी बोलता है कि ये तो स्टेट ऑफ द आर्ट गेमिंग पोर्ट है, इसमें खेलने से हमारे अरे पॉइंट डबल हो जाते हैं। मैक्सी गेमिंग पोर्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो ज्योकी से बोलते है कि जल्दी से मुझे गेमिंग पोर्ट के अंदर जाने में मदद करो, मुझे एक गेम खेलना है। ज्योकी बोलता है कि 1 मिनट रुको। ज्योकी कुछ सोचने लगता है और वो बोलता है क्या मैं अपने हीलिंग मेथड का यूज कर सकता हूँ। वो मैक्सी की टांगों पर अपने हीलिंग मेथड का यूज करके उसकी टांगों को हील करने की कोशिश करता है और मैक्सी से बोलता है क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। मैक्सी बोलते है कि नहीं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। ज्योकी उदास होकर बोलता है कि मतलब ये काम नहीं करता। ज्योकी मैक्सी को गेमिंग पोर्ट में लेटा देता है और उससे बोलते है कि अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो नर्स को कॉल कर लेना, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ। ज्योकी कमरे से बाहर जाकर मेड से बोलता है कि उसका ध्यान रखना। मेड बोलती है कि आप इसके बारे में टेंशन मत लो। इसके बाद ज्योकी बाहर आ जाता है। ज्योकी बोलता है कि इस डायनेस्टी और नंबरेड डायनेस्टी में बहुत ज्यादा अंतर है और अगर मेरे पास वर्मिलियम सिस्टम नहीं होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में यहाँ नहीं आ सकता था। और फिर तभी वहाँ पे वो सिस्टम गर्ल आ जाती है। वो ज्योकी से बोलती है कि अगर तुम मुझे इतना ही अप्रिशिएट करते हो तो तुम मेरी थोड़ी और तारीफ क्यों नहीं करते। ज्योकी सिस्टम गर्ल को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है सिजुकी तुम चाहे एक इलेक्ट्रॉनिक वायरस हो या पोर्टेबल सिस्टम हो, मैं सच में तुम्हारा बहुत ज्यादा भारी हूँ, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सिस्टम सिजुकी मन में सोचने लगती है कि जिन लोगों को सिस्टम मिलता है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं लेकिन उसे कभी भी थैंक्स नहीं बोलते, लेकिन इसे पता है कि कैसे थैंक्सफुल रहना है। मैंने सही व्यक्ति को चुना है। सिस्टम सिजुकी ज्योकी को एक कैंडी देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है इसलिए मैं तुम्हें एक कैंडी देना चाहती हूँ। इस कैंडी को देखकर ज्योकी बोलता है कि ये तो हाई प्रीस्ट ब्लेसिंग कैंडी है जिससे मेरा लक बढ़ जाता है। फिर सिस्टम सिजुकी वहाँ से गायब हो जाती है। ज्योकी हंसते हुए उस कैंडी को देखकर बोलता है कि मुझे वुमेन की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद ज्योकी एक मेडिकल स्टोर पे चला जाता है और वहाँ पर पूछता है क्या तुम्हारे पास नोसिनेगन सोडियम है। उस मेडिकल स्टोर में एक नर्स होती है। वो बोलती है कि सर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो स्पेशल है, इसके बारे में मुझे बॉस से पूछना होगा। ज्योकी बोलता है कि ठीक है मैं वेट करूंगा। वो नर्स अपने बॉस के पास में आकर बोलती है कि मिस्टर लुओ एक कस्टमर आया जो नोसिनेगन सोडियम लेना चाहता है। वो बंदा बोलता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो नर्स बोलती है कि मुझे लगता है कि वो एक न्यू स्टूडेंट है जो आज ही आया है। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम लुओ सीजी होता है और उसकी गेम की आईडी का नाम ब्रेकिंग बैड होता है और वो एक प्लेटिनम क्लास स्टूडेंट होता है। वो बोलता है कि इस महीने हमारे पास पॉकेट मनी की कमी
कमी है, क्यों ना हम उसे बेच दें। और फिर वो पुरानी मेडिसिन उठाने लगता है, जिसे देखकर नर्स कुछ बोलने लगती है, लेकिन लुओ सीजी उसे चुप करा देता है। लुओ सीजी उस मेडिसिन को एकदम नया करके जोकी के पास में ले आता है और मेज पे रख देता है। लुओ सीजी बोलता है कि ये लास्ट बचा था और इसकी कीमत 6,80,000 है, लेकिन हाल ही में इसकी कीमत 7 लाख हो गई है। ये सुनकर जोकी हैरानी से मन में सोचता है कि इतना महंगा। जोकी अपना कार्ड निकालते हुए मन में सोचने लगता है कि पैसे का क्या है, पैसे मैं फिर से कमा सकता हूँ, लेकिन इस मेडिसिन को लेने के बाद मैक्सी चल सकती है, ये इसके लायक है। जोकी अपना कार्ड लुओ सीजी को दे देता है और पेमेंट हो जाती है। जोकी उस मेडिसिन को लेकर जाने लगता है। पीछे से लुओ सीजी बोलता है कि अगली बार फिर से मिलेंगे। जोकी मन में सोचने लगता है कि इस छोटी सी बोतल की कीमत 6,80,000 है, मैं इसे ध्यान से रखूंगा। बाहर जाकर जोकी उस मेडिसिन को देखने लगता है और बोलता है कि इस पे डबल टेप क्यों लगी हुई है। जोकी उस टेप को हटा देता है और बोलता है कि ये तो 100 साल से भी पुरानी मेडिसिन है। जोकी वापस जाकर लुओ सीजी से बोलता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुमने मुझे एक्सपायर मेडिसिन क्यों बेची। लुओ सीजी बोलता है कि मैं भला तुम्हें एक्सपायर मेडिसिन क्यों बेचूंगा, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ। जोकी गुस्से से मन में सोचने लगता है कि इसने मुझे ठग लिया, मैं अभी इस न्यू एनवायरनमेंट में अभी थोड़ा कच्चा हूँ। जोकी अपनी डायमंड क्लास की आईडी दिखाते हुए बोलता है कि मैं यूनियन यूनिवर्सिटी की डायमंड क्लास का स्टूडेंट हूँ। लुओ सीजी बोलता है कि लगता है तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। जोकी बोलता है कि इससे कोई भी डर नहीं लग रहा है, लगता है ये पहचान यहाँ पर काम नहीं करती। लुओ सीजी बोलता है कि क्या हो गया अगर तुम डायमंड क्लास के स्टूडेंट हो, सांगयोंग डायनेस्टी में हर किसी की पहचान होती है। जोकी बोलता है कि तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है। लुओ सीजी बोलता है कि मुझे इसके बारे में एक या दो बातें पता है। लुओ सीजी बोलता है कि ये शॉप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ द्वारा संचालित की जाती है और हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मेरी माँ गाओ हुईलान है, एडमिनिस्ट्रेटर में से एक क्रिसेट सिटी के नोबल। फिर हमें बताया जाता है कि क्रिसेट सिटी में एक स्ट्रिक्ट हायर आईक्यू होता है। नंबर 8 एरिया में लो लेवल स्पिरिचुअल लोग और मीडियम लेवल स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, लेकिन सांगयोंग डायनेस्टी में से कई लोग रहते हैं जिनका लेवल हाई स्पिरिचुअल लेवल का होता है। उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर और तीसरा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर हमें बताया जाता है क्रिसेट सिटी के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर सिटी लॉर्ड बाई मिंग हुई हैं और क्रिसेट सिटी के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट लेई लॉन्ग है और क्रिसेंट सिटी में मीडियम लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर 2 लोगों और 10,000 से अधिक सिटीजन के अंडर है। तो भाई स्टोरी पे वापस आते हैं। लुओ सीजी स्टाइल में बोलता है कि तुम जैसे लो रैंक के बंदे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, हम जैसे हाई रैंक तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जोकी ताली मारते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो कमाल के हो। लुओ सीजी बोलता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि ये मेडिसिन एक्सपायर है। जोकी बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने इसे गलत पढ़ लिया था। लुओ सीजी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए। जोकी मेडिकल स्टोर से बाहर आते हुए बोलता है कि हाँ। जोकी बाहर लगे टाइम को देखता है, वो टाइम शॉप को खोलने और बंद करने का टाइम होता है। जोकी बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। लुओ सीजी जोकी को जाते हुए देखकर मन में सोचता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम डायमंड क्लास में चले जाओगे तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेंगे, तुम्हें अभी भी नोबल्स के पैरों के नीचे ही रहना है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद शॉप को बंद करने का टाइम हो जाता है। लुओ सीजी बोलता है कि फाइनली अब मैं घर जा सकता हूँ। अगर मदर ने शॉप के अंदर सीसीटीवी नहीं लगाया होता तो मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, और यहाँ तक कि मुझे एक ऑर्डिनरी स्टाफ के लिए हायर किया जिसके पास इनहेरिट में पाने के लिए कोई अधिकार नहीं होता। लुओ सीजी शॉप को बंद करके मस्त गुनगुनाता हुआ बोलता है कि आज मैंने जो पैसे मेडिसिन बेच के कमाए उससे मैं एक बैग खरीद सकता हूँ और बाई युआंग को दे सकता हूँ, फिर शायद उसके दिल में मेरे लिए कुछ जगह बन जाए। ये कहते हुए लुओ सीजी अपनी गाड़ी के पास में चला जाता है और बोलता है कि ये सब कुछ कितना मजेदार होने वाला है। और हम देखते हैं कि जोकी एक बॉक्स को उठाता और उसके सर पे चढ़ा देता है और उसको बहुत तकड़ी लात मारता और उसे नीचे गिरा देता है। लुओ सीजी गुस्से में बोलता है कि आखिर किस कमीने ने मुझ पे अटैक किया, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जोकी उस मेडिसिन को इंजेक्शन में भर लेता है और लुओ सीजी से बोलता है कि मुझे पता है कि तू कौन है, तू माँ का मगरमच्छ है। और वो लुओ सीजी की पैंट उतारता है और वो इंजेक्शन उसके पिछवाड़े में घुसा देता है। लुओ सीजी जोकी को पहचान जाता है और बोलता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। लुओ सीजी जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगते है कि कोई मदद करो, ये मेरे पिछवाड़े में इंजेक्शन घुसा रहा है, कोई मदद करो। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोकी लुओ सीजी का वीआईपी कार्ड ले लेता है और बोलता है कि तुम कितनी रॉयल फैमिली से क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भड़काने का यही नतीजा है। और ये कहकर वो उसके पिछवाड़े पे और भी ज्यादा किक मारने लगता है। और तभी उसके पीछे मिस्टर गाओ के फादर मिंग आ जाता है। वो जोकी की तरफ भागते हुए आने लगता है और बोलता है कि कमीने कहीं के फाइनली अब तुम मुझे मिल ही गए। मिस्टर गाओ के फादर लुओ सीजी की तरफ देखकर बोलता है कि ये हमारी फैमिली का थर्ड सन जैसा क्यों लग रहा है। और फिर मिस्टर गाओ के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके चारों तरफ एनर्जी आ जाती है। इसे देखकर जोकी भी हैरान होता है और मन में सोचने लगता है ये तो फ्लक्चुएशन एनर्जी है, क्या इसके पास भी वर्बेलियम सिस्टम है। फिर मिस्टर गाओ के फादर अपनी एनर्जी से जोकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जोकी इसके अटैक को डॉज कर लेता है और
मन में सोचता है कि नहीं, इसके पास कोई भी सिस्टम नहीं है, ये तो लेजेंडरी इंक मास्टर है। मिस्टर गाओ के फादर अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलते हैं कि मरने से पहले मैं तुम्हें इंक मास्टर की पावर दिखाऊंगा। जियाओ की मन में सोचने लगता है मैं सही था, ये इंक मास्टर है। जियाओ की मिस्टर गाओ के फादर को अटैक करने से पहले लुओ सीजी को उठाकर उसके पिछवाड़े पे लात मार के मिस्टर गाओ के फादर के ऊपर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। लुओ सीजी मिस्टर गाओ के फादर से बोलता है कि अंकल प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर गाओ के फादर जियाओकी की तरफ देखकर बोलता है कि वो कमीना भाग रहा है। फिर मिस्टर गाओ के फादर जियाओकी को जाने देता है और लुओ सीजी के सिर से वो बाल्टी उतारता है। लुओ सीजी रोने लग जाता है और अपने पिछवाड़े से इंजेक्शन निकालते हुए बोलता है कि वो कमीना बहुत ही ज्यादा बेशर्म था, उसने मेरी पैंट उतार के मेरे पिछवाड़े में इंजेक्शन डाल दिया। मिस्टर गाओ का फादर बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, जल्दी से अपनी पैंट पहनो। इसके बाद मिस्टर गाओ के फादर बोलते हैं कि जियाओकी ने अभी यूनियन यूनिवर्सिटी में एंट्री की है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, लेकिन तुम भी एक स्टूडेंट हो इसलिए तुम वहाँ पर जा सकते हो और अपना बदला लेने के लिए तुम उसको किल कर सकते हो। मिंग लुओ सीजी के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुमसे ये काम फ्री में नहीं करवाऊंगा। अगर तुम जियाओकी को किल कर देते हो तो मेरा इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर टाइटल तुम्हारा हो जाएगा। लुओ सीजी अभी भी रो रहा था और वो बोलता है क्या सच में मिड लेवल एडमिनिस्ट्रेटर टाइटल अभी मुझे इनहेरिट में मिल सकता है। मिंग बोलता है कि यहाँ है, अलायंस में एक इनहेरिट एंट्री सिस्टम है जिसका लेवल अप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम अपनी फैमिली के तीसरे बेटे हो। तुम्हारे सबसे बड़े भाई को सैन टाउन में लुओ फैमिली में रूलर की पोजीशन मिलेगी क्योंकि तुम्हारे फादर एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर हमें पोजीशन के लेवल बताए जाते हैं। सबसे नीचे होता है ऑर्डिनरी पीपल, उसके ऊपर होता है स्पिरिचुअल पीपल और उसके ऊपर होता है एडमिनिस्ट्रेटर और उसके ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद मिंग लुओ सीजी से बोलता है तुम्हारे सेकंड ब्रदर को तुम्हारी माँ से मिड लेवल एडमिनिस्ट्रेटर इनहेरिट में मिलेगा और तुम अपनी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, तुम बस एक हाई लेवल स्पिरिचुअल पर्सन या फिर एक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर के पोजीशन तक ही जा पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर टाइटल दे सकता हूँ। लुओ सीजी बोलता है कि अंकल लेकिन आपका तो एक बेटा है ना मिस्टर गाओ, आपकी सारी इनहेरिट उसको मिलेगी। मिंग उदास होकर बोलता है कि उस कमीने जियाओकी ने उसे किल कर दिया। ये सुनकर लुओ सीजी भी हैरान होता है और बोलता है क्या जियाओकी ने उसे किल कर दिया। इसके बाद लुओ सीजी बोलता है कि अंकल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उस कमीने जियाओकी को किल कर दूंगा। मिंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम एक शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओकी आया होता है और वो बोलता है कि मैडम यहाँ पर कोई है क्या, मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया हूँ। इसके बाद हम एपिसोड 3 वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम लेडी वेंग होता है और वो जियाओकी को देखे बिना ही बोलती है कि आखिर कौन है जो मेरे इतने टाइम से वेट कर रहा था। और वो जैसी जियाओकी को देखती है वो जोर से चिल्लाने लगती है। जियाओकी उसके पास जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है और उसके कान में बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मिस्टर गाओ का फादर ये कभी नहीं सोचेगा मैं एरिया डी में वापस आने की हिम्मत करूंगा, इसलिए मेरे लिए सबसे सेफ जगह यही है, लेकिन अब सबसे अनसेफ व्यक्ति तुम ही हो। लेडी वेंग डरते हुए बोलते है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। लेडी वेंग खाना लेकर आती है और वो जियाओकी से बोलते है कि आप जो खाना चाहते थे वो तैयार है। और फिर लेडी वेंग मन में सोचने लगते है कि इसने मिस्टर गाओ को किल कर दिया, क्या ये मुझे जिंदा छोड़ेगा, मैंने इससे पंगा ही क्यों लिया। जियाओकी उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं किल करूंगा क्योंकि तुम अभी भी काम की हो। लेडी वेंग मन में सोचती है कि ये पक्का मुझे किल कर देगा। इसके बाद जियाओकी वही वीआईपी कार्ड निकाल के बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसको हैक करके इसमें से पैसे निकाल के मुझे दो। लेडी वेंग इस कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और बोलते है कि ये सांगयांग डायनेस्टी के नोबल्स का कार्ड है, मैं इस तरह के कार्ड को छूने की हिम्मत नहीं करती। ये सुनकर जियाओकी धमकी देते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मिस्टर गाओ के फादर को ये पता चला कि तुम उसके बेटे के साथ में कनेक्टेड हो तो वो यहाँ पर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आएगा, फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये सुनकर लेडी वेंग रोते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लेडी वेंग अपना हैकिंग का काम शुरू कर देती है और जियाओकी से उसका कार्ड मांगती है। जियाओकी उससे बोलता है कि तुम पहले अपने अकाउंट में पैसे सेंड करो और फिर मेरे अकाउंट में सेंड करना, क्या पता तुम मुझे फंसाने के लिए कुछ प्रूफ छोड़ दो। लेडी वेंग बोलती है क्या तुम मुझे डाउन करना चाहते हो, और मन में सोचने लगती है कि अगर लोगों को पता चला कि ब्लैक मार्केट की बॉस को इस लड़के द्वारा धमकाया गया तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इसके बाद लेडी वेंग जियाओकी को उसका कार्ड वापस देते हुए बोलते है कि इसमें 20 मिलियन थे, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया है। और फिर लेडी वेंग जियाओकी के चेहरे पे हाथ मारकर बोलते है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जियाओकी शर्माते हुए बोलता है कि हाँ मैं कहना चाहता हूँ और वो उसके स्मार्ट पोर्टेबल को देखकर बोलता है कि तुम्हारा पोर्टेबल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो उसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। पीछे से लेडी वेंग चिल्ला के बोलती है कि कमीने तुम इंसान हो भी या नहीं, मेरा स्मार्ट पोर्टेबल वापस दो। इसके बाद जियाओकी सांगयांग डायनेस्टी के एंटर गेट पर आ जाता है जहाँ पर उसे कुछ सोल्जर रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं कि कर्फ्यू के दौरान किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इनको देखकर जियाओकी मन में सोचने लगता है कि ये तो पेट्रोल बटालियन सोल्जर है। फिर हम उन्हीं सोल्जर में एक लड़की को देखते हैं जो
पेट्रोल कैंप में फिनिक्स फायर स्क्वाड की कैप्टन है और उसका नाम फेंग फीफी है, जो ज्योकी को देखकर बोलते है कि इसे देखा देखा सा क्यों लगता है। और तभी एक सोल्जर ज्योकी का वांटेड का पोस्टर लेकर आता है और कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन ये शायद इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वही लड़का है। इसे देखकर ज्योकी मन में सोचने लगता है कि मिस्टर गाओ के फादर ने यूनिवर्सिटी में आकर मुझे पकड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरे लिए एक वारंट के लिए अप्लाई किया है। मैं अब मुश्किल में फंस गया हूँ। और तभी फेंग फीफी वो पोस्टर लेकर ज्योकी से चेहरा मैच करने लगती है और अपने सोल्जर से बोलती है कि इस पोस्टर में और इस लड़के में कितना अंतर है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अपनी आंखों का यूज करो। ये सुनकर ज्योकी भी हैरान हो जाता है और फिर फेंग फीफी ज्योकी से बोलते है कि मुझे लगता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, जल्दी से अपनी यूनिवर्सिटी में वापस चले जाओ और इधर उधर मत घूमना, बाहर निकलना सेफ नहीं है। ज्योकी मन में सोचने लगता है कि इस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैं ही हूँ, लेकिन इस लड़की को आखिर हो क्या गया है। फिर ज्योकी को जाता हुआ देखकर एक सोल्जर फेंग फीफी के पास आता है और बोलते है कि क्या आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वही लड़का है। फेंग फीफी उससे बोलते है कि तुम्हें लगता है कि मिस्टर गाओ एक अच्छा बंदा था? वो दोनों सोल्जर गुस्से से बोलते कि वो बहुत ही ज्यादा कमीना था, वो लोगों को धमकाता था और लड़कियों के साथ में खेलता था, वो तो एक जानवर था। फेंग फीफी बोलते कि बस इसलिए मैंने उसको जाने दिया। ज्योकी हमारा हीरो है, एनिमी नहीं है। नंबर 8 डायनेस्टी को ऐसे ही हीरो की जरूरत है। इसके बाद हम ज्योकी को देखते हैं जो रास्ते में जाता हुआ मन में सोच रहा होता है कि उस लड़की को ये भी पता था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और उसे मेरी सारी प्रोफाइल के बारे में पता है। क्या वो मुझ पे नजर रख रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़की को मुझ पे क्रश हो? और तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि जल्दी से ये रास्ता ब्लॉक कर दो, आज हमें तीनों डायनेस्टी को चेक करना होगा। इनको देखकर ज्योकी चुप जाता है और बोलता है कि शुक्र है कि मैं इनको दिखने से पहले ही छुप गया। इसके बाद ज्योकी किसी दूसरे रास्ते में जाने लगता है और बोलता है कि मेन रोड सभी बंद हो चुकी है, अगर मुझे वापस यूनिवर्सिटी जाना है तो मुझे अबान डॉन एरिया से जाना होगा। और तभी उसके पीछे बहुत ही तेजी से कुछ आता है। इसे देखकर ज्योकी बोलता है कि कौन है, और हम एक खतरनाक बिस्ट को देखते हैं जिसे देखकर ज्योकी बोलता है कि ये तो लेवल 1 का एक खतरनाक बिस्ट है, आखिर ये सिटी के अंदर कैसे आया? ये सिटी से बाहर होना चाहिए था। वो बिस्ट ज्योकी के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन ज्योकी इससे बच जाता है और बोलता है कि अगर ये गेम के अंदर होता तो मैं इसको बहुत ही आसानी से किल कर देता, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे पास सिस्टम है तो मैं गेम से बाहर भी अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ। और तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे पास अरे पॉइंट नहीं है, इसलिए तुम इसकी पावर का यूज नहीं कर सकते। ये देखकर ज्योकी की फटके 4 हो जाती है और वो बोलता है कि मैं तो ये भूल ही गया था, जब मैंने मिस्टर गाओ के साथ में फाइट की थी तब मैंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी थी। और फिर ज्योकी उस खतरनाक बिस्ट से बचकर भागने लगता है और वो खतरनाक बिस्ट उसका पीछा करने लगता है। ज्योकी भागते हुए पोर्टेबल का यूज करके पेट्रोल बटालियन सोल्जर को कॉल करता है और बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, जल्दी से मेरी हेल्प करो। और फिर वो बिस्ट भागते हुए ज्योकी के आगे आ जाता है। फिर ज्योकी बोलता है कि ये साला कितना तेज भाग सकता है, लेकिन तभी उस बिस्ट पे कोई फायर कर देता है और उसे वहीं पे किल कर देता है। और हम देखते हैं कि ये फेंग फीफी होती है और वो बोलती है क्या तुम वही हो जिसने पेट्रोल बटालियन को कॉल किया था? ज्योकी हैरानी से फेंग फीफी को देखने लगता है। फेंग फीफी शर्माते हुए बोलते हैं कि मुझे इस तरह से मत देखो, भले ही तुम स्मार्ट और लुक में अच्छे हो, लेकिन मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन फेंग फीफी को ये नहीं पता होता कि उसके पीछे वही खतरनाक बिस्ट आ गया है। ज्योकी चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे पीछे देखो, सावधान हो जाओ, लेकिन वो बिस्ट फेंग फीफी पे अटैक करके उसको घायल कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो ज्योकी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। ज्योकी उस पहले वाले बिस्ट के अंदर से मैजिकल कोर बाहर निकाल लेता है और उस बिस्ट से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और हम देखते हैं कि ज्योकी के अरे पॉइंट 100+ हो जाते हैं और वो अपने मैजिक हैंडबो का यूज करने लगता है। ज्योकी अपने मैजिक हैंडबो का यूज करके एरो शूट कर देता है और उस मैजिक बिस्ट के आर पार निकाल देता है और उसे वहीं पे किल कर देता है। फेंग फीफी ज्योकी के एरो को देख लेती है और बोलती है कि इनचैंटेड एरो, क्या तुम एक इंक मास्टर हो? ज्योकी फेंग फीफी से बोलता है कि क्या सिर दर्द है, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, ज्योकी अपने हैंडबो का यूज करते हुए उस बिस्ट को वहीं पर मार देता है। ज्योकी को देखकर फेंग फीफी बोलती है ये तो एन्चेंटेड एरो है, क्या तुम एक इंक मास्टर हो? ये सुनकर ज्योकी बोलते हैं क्या सिर दर्द है, तुमने मेरे बारे में पता लगा लिया, मुझे क्या करना चाहिए? ज्योकी की ये वाली बात सुनकर फेंग फीफी घबरा जाती है। वो ज्योकी से बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? ज्योकी फेंग फीफी से बोलता है अगर मैं तुम्हें नहीं भी मारूंगा फिर भी तुम ब्लड की कमी से ऑटोमेटिकली मर जाओगी, और वैसे भी अब तुम मरने वाली हो, क्यों न तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ मजे कर लूं। ये सुनकर फेंग फीफी बोलती है तुम तो एक एनिमल हो। ज्योकी अपना हाथ फेंग फीफी की चेस्ट के पास कर देता है जहाँ पर फेंग फीफी को चोट लगी होती है, और तभी ज्योकी अपने सिस्टम की हीलिंग पावर का यूज करते हुए फेंग फीफी की गाफ को हील कर देता है। अपने गाफ को हील होते हुए देखकर फेंग फीफी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या ये इंक मास्टर की हीलिंग पावर है? सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फेंग फीफी ज्योकी से बोलती है क्या तुमने
अभी अभी यूनिवर्स में एंट्री नहीं की है, फिर तुम इतनी जल्दी इंक मास्टर कैसे बन गए। ज्योकी फैंग फीफी से बोलता है मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम अपने काम से काम रखो। ये सुनकर फैंग फीफी बोलती है मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम एक इंक मास्टर नहीं हो, तुम एक रेंजर हो। ये सुनकर ज्योकी बोलता आखिर ये रेंजर क्या होता है। और तभी फैंग फीफी के बाकी के जो बंदे होते हैं वो फैंग फीफी से कांटेक्ट करते हैं। वो फैंग फीफी से बोलती है बॉस आखिर वहाँ पर क्या सिचुएशन है, हम बहुत ही जल्द वहाँ पर पहुँचने वाली है। और फिर ज्योकी वहाँ से जाते हुए फैंग फीफी से बोलता है मैं आशा करता हूँ तुम इस चीज को एक सीक्रेट रखोगी। आगे से फैंग फीफी बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं इस चीज को एक सीक्रेट रखूंगी। ज्योकी वहाँ से जा पाता है इससे पहले ही फैंग फीफी ज्योकी का नाम लेकर उसे वहीं पर रोक लेती है। ये सुनकर ज्योकी हैरान होता है। ज्योकी बोलता है ये तो मुझे जानती है। फैंग फीफी ज्योकी से बोलती है ज्योकी तुम इस चीज को मत बोलना कि तुम भी एक नंबरेड एरिया से हो, इसलिए अगर तुम कर सकते हो तो यहाँ के लोगों की हेल्प कर देना। आगे से ज्योकी कुछ भी नहीं बोलता और फिर ज्योकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ज्योकी के घर में उसके कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर ज्योकी अपने बेड के ऊपर बैठा होता है और ज्योकी अपने हाथ में उस बीस्ट के कोर को उछाल रहा होता है। ज्योकी बोलता है मुझे लेवल 1 के बीस्ट के कोर से 100 माना मिलता है, इसका मतलब 15 लेवल वाले बीस्ट के कोर से मुझे 1500 माना मिलेगा और अगर मैं इसे सेल करता हूँ तो मैं इसे 1,50,000 तियानवु कॉइन में सेल कर सकता हूँ। अगर मैं इसे गेम के अंदर स्काईनेट के ऊपर सेल करता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसे सिर्फ 15,000 में सेल कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पर सिजुकी यानी कि सिस्टम गर्ल आ जाती है। वो ज्योकी से बोलती है ज्योकी से ट्रेड मत करना, ये हेमली क्लैन की एक साजिश है। ये सुनकर ज्योकी हैरान होता है। ज्योकी बोलता है क्या साजिश। सिस्टम गर्ल ज्योकी को बताती है कि वो तुम्हें तियानवु कॉइन की लालच देकर तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करके तुम्हें गुलाम बनाना चाहती है। अगर तुम इसे देखना चाहते हो चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये बोलकर सिस्टम गर्ल ज्योकी की शर्ट को ऊपर करके उसकी पैंट उतारने लग जाती है। ज्योकी जल्दी से सिस्टम गर्ल को अपने से दूर कर देता है। ज्योकी उससे बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम सिर्फ एक चीटिंग सिस्टम हो। सिस्टम गर्ल बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, उस बतख जैसे बेस्ट को मारने के बाद तुमने लेवल अप किया है, मैं तुम्हारे एट्रीब्यूट पॉइंट को बांटने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसलिए जल्दी से तुमने जो अक्यूमेट पहन रखे हैं उनको उतार दो, मैं तुम्हारे एट्रीब्यूट पॉइंट को बांटने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बोलकर सिस्टम गर्ल ज्योकी का स्टेटस देखती है जहाँ पर ज्योकी के बारे में सब कुछ लिखा होता है, उसकी एजिलिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सिस्टम गर्ल ज्योकी का स्टेटस देखकर बोलती है तुम्हारे एट्रीब्यूट पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, इसे रीसेट करना पड़ेगा। ये सुनकर ज्योकी हैरानी से बोलते हैं क्या एट्रीब्यूट पॉइंट को रीसेट करना ये कुछ ऐसा है जिसे बड़े बड़े हैकर भी नहीं कर सकते। सिस्टम गर्ल बोलती है हैकर सिस्टम की मदद से खामियां निकालते हैं लेकिन तुम खुद सिस्टम चला रहे हो इसलिए मुझे उनके साथ में कंपेयर मत करो। ये बोलकर सिस्टम गर्ल ज्योकी के जो एट्रीब्यूट पॉइंट होती है उन सभी को रीसेट कर देती है और उनको रीसेट करने के बाद ज्योकी की स्ट्रेंथ में ऐड कर देती है। ये देखकर ज्योकी कंफ्यूजन में बोलता है आखिर तुम मेरे सभी एट्रीब्यूट पॉइंट को मेरे स्ट्रेंथ के अंदर ऐड क्यों कर रही हो, क्या बाकी की चीजों में कमी नहीं आ जाएगी। सिस्टम गर्ल ज्योकी से बोलती है मेरा काम तुम्हें सिस्टम किस तरह से यूज करना है और तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाना है। ज्योकी अपने स्टेटस में एंग्री पॉइंट को देखकर सिस्टम गर्ल से पूछता है आखिर ये एंग्री पॉइंट क्या है। सिस्टम गर्ल ज्योकी को बताती है तुम इसके अंदर पॉइंट को ऐड करके अपने ब्लेसिंग को अनलॉक कर सकती हो। एक बार जब ये लाइन पूरी तरह से भर जाएगी तो होस्ट की जो पावर है वो डबल हो जाएगी और तुम्हारे जो एट्रीब्यूट पॉइंट है वो भी डबल हो जाएंगे और कई वेपन के अंदर जो स्पेशल स्किल हाइड होती है वो भी अनलॉक हो जाएगी और उनकी पावर भी डबल हो जाएगी। अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग होना है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने लेवल को अप करना होगा। चलो अब ठीक है, तुमने पहले जो अक्यूमेट उतारे थे उन सभी को पहन कर देखते हैं कि तुम्हारे एट्रीब्यूट पॉइंट कितने होते हैं। ये बोलकर सिस्टम गर्ल ज्योकी के जितने भी अक्यूमेट होते हैं वो सभी ज्योकी को पहना देती है और फिर ज्योकी और सिस्टम गर्ल दोनों ज्योकी का स्टेटस देखने लग जाती है। ज्योकी अपने स्टेटस में अपने सभी एट्रीब्यूट को देखकर बोलता है ये तो लेवल 18 वाले बंदे से भी काफी अच्छे हैं। ज्योकी की बात सुनकर सिस्टम गर्ल उससे बोलती है इसमें गर्व करने वाली कौन सी बात है, ये जो तुम्हारे एट्रीब्यूट पॉइंट है ये सब तुम्हारे अक्यूमेट की वजह से है। अगर तुम्हारा सच में किसी पावरफुल बीस्ट से सामना हो जाता है तो तुम उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। ये सुनकर ज्योकी उदास हो जाता है। ज्योकी जल्दी से सिस्टम गर्ल को पीछे से हग कर लेता है। ज्योकी सिस्टम गर्ल से बोलता है अगर कोई बंदा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। सिस्टम गर्ल ज्योकी को अपने से दूर करते हुए बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बोलकर सिस्टम गर्ल ज्योकी की जो बेसिक स्किल होती है प्राइमरी हीलिंग पावर और थंडर स्वॉर्ड उनकी पावर को बढ़ा देती है और ज्योकी से बोलती है ठीक है अब तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाओ। ये बोलकर सिस्टम गर्ल वहाँ से गायब होने लग जाती है। ज्योकी सिस्टम गर्ल से बोलता है अभी मत जाओ, आखिर ये इंक मास्टर और रेंजर क्या होती है। सिस्टम गर्ल उससे बोलती है अगर तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो अपने टीचर से जाकर पूछो क्योंकि मैं तुम्हारी कोई टीचर नहीं हूँ। ये बोलकर सिस्टम गर्ल वहाँ से गायब हो जाती है।
इसके बाद जाओकी उस बतख जैसे बिस्ट के कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जाओकी को 100 अरे पॉइंट यानी कि 100 ऑरा पॉइंट मिलती हैं। जाओकी बोलता है मैं एक डायमंड क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो मैं टीचर से कुछ भी पूछ सकता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए। कल मैं टीचर के पास जाकर इन सभी सवालों का जवाब पूछ लूंगा। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्सी जाओकी को उठाने के लिए आई होती है। मैक्सी जाओकी के कमरे में जाकर जाओकी से बोलती है जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, अब इतनी भी आलसी मत बनो। और तभी उनका जो कुत्ता होता है वो सीधा जाओकी के ऊपर जंप लगा देता है, जिससे कि जाओकी उठ जाता है। और फिर जाओकी उठने के बाद नहा लेता है। इसके बाद जाओकी नहाने के बाद टेबल के ऊपर खाना खाने के लिए आ जाता है, जहाँ पर इनकी जो स्लेब होती है वो जाओकी और मैक्सी के लिए कई तरह का टेस्टी खाना लेकर आई होती है। इन सभी को देखकर मैक्सी बोलती है मैंने आज से पहले इतने अच्छे खाने को कभी भी नहीं खाया। जाओकी बोलता है तो फिर जल्दी से इसे खाना शुरू कर दो। ये बोलकर जाओकी खाना जल्दी से खाने लग जाता है। जाओकी बोलता है जब मैं छोटा था तो बचपन में मुझे कभी कभार कुछ अच्छा खाने को मिलता था, लेकिन जब से तुम मेरे घर आई हो तो मैं तुम्हें मीट खिलाता था ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, और मैं खुद सूप पीता था। ये सुनकर मैक्सी उदास हो जाती है। मैक्सी बोलती है मुझे पता है कि जाओकी तुमने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा है और तुमने मुझे बचाया है, तुमने मेरी हमेशा सपोर्ट की है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। ये सुनकर जाओकी खड़ा होकर मैक्सी के सिर के ऊपर मारता है और मैक्सी से बोलता है क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो? ऐसी अजीब सी चीजें मत सोचो, तुम बस खाना खाओ और मौज मारो। एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पैरों को ठीक कर दूंगा तो तुम्हें स्कूल जाना होगा और पैसे कमाने होंगे। ये बोलकर जाओकी वहाँ से जाने लगता है। पीछे से मैक्सी जाओकी से बोलती है शाम को जल्दी घर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जाओकी बोलता है ठीक है। ये बोलकर जाओकी वहाँ से अपनी टीचर के पास चला जाता है। जाओकी के वहाँ से जाने के बाद मैक्सी बहुत ही खतरनाक तरीके से कुत्ते की तरफ देखती है और फिर मैक्सी कुत्ते को घोड़ा बनाकर उसके साथ में खेलने लग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। जाओकी अपने टीचर के घर आ जाता है, जहाँ पर जाओकी अपने टीचर के घर आकर उसके रूम में आ जाता है, जहाँ पर जाओकी की टीचर सो रही होती है। जाओकी उसके ऊपर से उसकी चादर हटा देता है। जाओकी अपने टीचर के ऊपर से जैसी चादर उठाता है तो जाओकी के सामने कुछ इस कदर का नजारा आता है, जिसे देखकर जाओकी के नाक से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।